प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो गूगल फॉर्म नहीं भरा है तो वो लोग भर दीजिए ताकि आप लोग इधर जुड़ सकते हैं जूम पे। और आप लोग के जो भी प्रश्न है वो लोग आप यहाँ पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर आदित्य सर को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर आदित्य सर कैसे हैं सर? सर मैं ठीक हूँ सर। एक क्वेरी थी। हाँ। जैसे मैं जैसे दूध को, छोटी सी क्वेरी थी सर। जैसे दूध को गर्म किया मैंने, और जैसे मैं 5 लीटर दूध को चोप चीनी वो सब साहिया मूसली, अश्वगंधा, शतावरी सब मिला के गुड़ के साथ मिला रहा था। तो अभी सर जैसे गुड़ मैंने उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली लिया, थोड़े दूध में मिलाया। मतलब दूध को उतार के, तो वो दूध क्या है, वो फट गया है जिसमें गुड़ मिलाया ना, क्योंकि गुड़ का प्रोपोर्शन ज्यादा हो गया था। अभी जी। सर अगर इसके अर्क को मैंने, गुड़ की चॉकलेट जो है उसके अर्क को, जो फट गया है दूध, मैंने अगर ठंडे दूध में डाला जिसमें बाकी सारा मिश्रण है, तो क्या वो भी फट जाएगा? हाँ ऑब्वियस है ना। आप उसका खोआ बना के खाइए ना। पनीर टाइप ऐसे खोआ टाइप बना के तब छान के और उसको ऐसे खाइए तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा उसको सर फिर वो से दूध में डाल के फिर क्यों फाड़ना है? नहीं, जैसे क्या है, मैंने गुड़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया था दूध में, ठीक है इसलिए ना। दूध फट गया। ठीक है ना, तो जो फटा हुआ दूध का जो भाग है, सॉलिड भाग, वो हम्म। खा सकते हैं छान कर। अच्छा, लेकिन उसकी गुड़ की सिरप को दूसरे दूध में नहीं डाल सकते, भले दूसरा दूध ठंडा, वो भी फट जाएगा ना? डाउट ये था कि जो गुड़ की जो सिरप है, जो जिससे दूध फट गया है, वो ठंडे इसी दूध तरह में से नहीं पनीर डाल। बनाया जाता है ना, दूध को फाड़ के। अच्छा अच्छा। ठीक है। ओके। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बताना है तो बता सकते हैं। जी सर, तकलीफ पूछना था। हाँ जी पूछिए। सर एक पेशेंट है, उसको भूख वगैरह सही तरह से नहीं लगती थी, और उसको ऐसे 2-3 महीने हो गए। मुझे ग्रैनी दृष्टि लग रही थी, पर वो कह रहे हैं कि उनको एक ऐसा इश्यू है कि बचपन से उनको जब भी सीजन चेंज होता है ना, तो उनके गले में रेशा बनना शुरू हो जाता है। और जब वो रेशा बनता है ना, तो बॉडी ऐसा सुबह एक बार ही सही करना, साफ करना पड़ता है गले को, लेकिन बॉडी सुबह बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा वीकनेस आई होती है। तो क्या हम सोच सकते हैं इससे? इसमें आप दीपन पाचन दीजिए। और अभी ये बसंत ऋतु में कफ तो बनेगा ही ना। दीपन पाचन से दिया था, पर वो कह रहे हैं कि कोई ज्यादा बेनिफिट हो नहीं रहा। मैं दौर गूगल दी आप थी। लघु वमन करा दीजिए। वमन करा देंगे पूरा गला साफ हो जाएगा। ठीक है सर। बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप हो रहा है ना, तो इसलिए बलगम आ रहा है, सब उल्टी करा दीजिए। और सर जैसे मेधोर गूगल, लहसुन आदि बटी, अभी पत्ती का चूरन, इससे उनकी भूख बढ़ नहीं रही, इसका क्या कारण होगा? मैदो और गुगुल का आप कंटेंट है तो भूख को कम कर देता है वो। लहसुन आदि से वजन बढ़ता है, भूख लगता है। और क्या बोले आप? अभी पत्ती का चूरन। अब विपत्ति कर से भी बढ़ता है, पेट साफ होके होता है। लेकिन हाँ। मैदो और गुगुल से भूख कम होता है। ओके सर। हाँ। मैदो और गुगुल के कंटेंट्स पड़ेंगे और वो इस तरह से बनाया गया है कि भूख को कम करता है ना, इसलिए तो वजन कम करता है और मेद को हरता है, मतलब डिजोल्व करता है। जी सर, लेकिन मुझे लगा था शायद त्रिकट्टू वगैरह होने की वजह से शायद वो भूख तो लेकिन को बाकी स्टिमुलेट और भी भी करता चीजें है। हैं, उसमें त्रिफला है, गुगुल है, और भी चीजें है ना बहुत सारी चीजें, जो भूख ठीक है को, सर। एपेटाइट को कम करती है। लोग आधी रोटी भी खा लेते हैं, मैदो और गुगुल खा लेते तो पेट भर जाता है उनका ठीक है खाने सर। का। ठीक है। और ये मैदो और गुगुल को आपने जैसे 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना चलाया ना, तो लोगों को वो गोली देखते भी उल्टी आती है। ऐसा भी ठीक होता है है। सर। हाँ, तो वो भूख को कम करता है, उसको ध्यान में रखिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। और शशि मैम कैसी हैं आज? आपका तबीयत कैसा है शशि मैम? गुड इवनिंग सर, मेरी तबीयत तो ठीक है। कितना परसेंट? 100 में से कितना? एटलीस्ट 90% तो ठीक है। मैंने चित्रकारी बटी मुझे सूट करी, अच्छा लगा। अच्छा। हम्म। मतलब खाना खा रही है नॉर्मल? हाँ, आज सुबह तो मैंने थेपला बनाया था सर। सुबह क्या मतलब दोपहर में, मैं ब्रेकफास्ट तो करती नहीं हूँ, मेरे को आदत है शुरू से। तो आज मैंने थेपला बनाया था और थेपला में मुझे बहुत स्वाद भी आया था। इसका मतलब है थेपला मतलब सिंपली अपने लोग क्या जो बोलते हैं कि मेथी का पराठा, थोड़े से उसमें चीजें ज्यादा पड़ती हैं।
तो मैंने कहा इधर वाइजैक में भी बहुत सुनती थी, मैंने सोचा क्या चीज होती, तो मैंने बनाया तो अच्छा बना था। तो खाया तो टेस्ट आया, तो मुझे लगा कि हाँ टेस्ट आने का मतलब है किडनी सही है, तभी टेस्ट आया। जी, बहुत जी अच्छा सर, मैम। थैंक यू सर। हाँ, और डॉक्टर विनीता मैम आपने हैंड रेज किया है। प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। सर एक केस के बारे में पूछना था। पूछिए पूछिए। सर एक बच्चा है 11 साल का, वो ओवरवेट है सर, उसका वेट 54.5 kg है। तो उसका सिलेक्शन हुआ है सैनिक स्कूल के लिए, उसने मतलब रिटर्न वो कर लिया, क्लियर कर लिया। अब वो है मेडिकल है, तो उनके पेरेंट्स का ये है कि उसका वेट लॉस कराया जाए 15 डेज में। तो मैंने सर मेदो हर गुगुल दिया है, त्रिशनादि लौ दिया है, वरुणादि कषाय दिया है और आरोग्यवर्धिनी दिया है। तो सर इसमें मैं ये पूछ रही थी कि बच्चों में वो दे सकते हैं, बस्ती दे सकते हैं, और उसमें अरंड तेल के कैप्सूल में ऐड करूंगी सर विरेचन के लिए। हाँ, तो और आप वो दीजिए ना, सहचर तेल और सरसों का तेल, उसका बस्ती दीजिए ना, वेट कम होगा फास्ट। वही सर पूछना था कि वो 11 साल का है तो फिर दे सकते हैं। हाँ, मैंने तो दिया है, 5 साल के बच्चों को भी दिया है। जी सर। और सर क्वांटिटी कितनी रखनी होगी? 60 ml दे रहे हैं, 30-30 ml करिए, या फिर आ, ऐसे करिए 40:60:40, 75:25, ऐसे, मतलब ये सरसों तेल ज्यादा है, सरसों का तेल कम। कम। ठीक है सर। और ठीक है सर। इसमें आप वो मेरा डाइट चार्ट है ना वेट लॉस का, वो उसमें चावल का पानी दीजिए, शहद खाने को दीजिए, और मेदो और गुगुले 5-5 गोली दीजिए सुबह शाम, तो वेट जल्दी कम होगा। और 5 दे दूं चंद्रबाबा सर? आरोग्यवर्धिनी। हाँ जी। जी सर। अभी तो मैंने बाकी सर उसने, कम ही बोला है, मैं तो और गूगल एक एक ही टैबलेट बोला है, तो मैं फिर उसको डोज बढ़ा देती हूँ। 15 दिन में कम करना है ना, जी सर। तो डोज बढ़ा दीजिए, फिर कम हो जाएगा। जी सर। ठीक है, और किसी का अनुभव है 11 साल के बच्चे का वेट कम किया है किसी ने? सर उसका फैट भी ना ऐसे जैसे बड़े लोगों का नहीं होता, मतलब पेट तोंद के आसपास वैसा वाला फैट है, मतलब पूरी बॉडी से तो मोटा है लेकिन पेट पे ज्यादा फैट है उसकी। तो उसको मैम आप पेट उसको वो कराइए ना, सूर्य नमस्कार वगैरह कराइए, और थोड़ा सा वो खूब मुझे टहलाइए घुमाइए बच्चे को, क्योंकि लीवर फंक्शन टेस्ट भी होगा, तो इससे सूर्य नमस्कार वगैरह से वॉकिंग मतलब जॉगिंग वगैरह उन सब चीजों से जल्दी रिजल्ट आएंगे। बट 15 दिन बहुत कम टाइम है, जी क्योंकि मैम। अगर कहीं पर भी सडन वेट लॉस किया जाता है तो दो प्रॉब्लम होती है। आप खुद भी देखो, बड़ों में बॉडी में रिंकल्स आ जाते हैं, तो जो उसका एब्डोमेन का टेक्सचर है वो भी खराब हो जाएगा। और खाने पीने में सारा ये दुनिया भर का जितना जंक फूड है वो सब सारा बंद करे, तो उससे फर्क पड़ जाएगा। मैम लेकिन जंक तो नहीं लेता, लेकिन उसके ना बहुत मतलब वो तैयारी के चक्कर में बैठे बैठे बहुत वो उसका सीडेंटरी सा उसको ही बोले हो गया। दौड़े, सुबह दौड़ेगा ना तो कम हो जाएगा अपने आप। मैम वो सब सारे फिजिकल एक्टिविटीज करवाइए, और बहुत सिंपल खाना दीजिए, मतलब जो लो कैलोरिक हो, इजीली डाइजेस्टेबल डाइट हो। और पेरेंट्स को समझा दीजिए कि ये बेवकूफी ना करे कि 15 दिन में वेट लॉस कराएं, वो भी उस बच्चे का जिसका पेट निकला हुआ है। तो हो सकता है लीवर फंक्शन अच्छे से खराब होगा। ठीक है मैम, तो आप चाहो तो आरोग्यवर्धिनी वगैरह साथ में चला लीजिए, या एक बार उसका अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए आप, ऐसे पेशेंट आरोग्यवर्धिनी का चलाई है मैम मैंने उसकी ना, जो। आरोग्यवर्धिनी चलाई है, और एक्सरसाइज के लिए भी बोला हुआ है मैंने हाँ, उसको। तो जैसे अनुलोम विलोम वगैरह करना है तो अनुलोम विलोम को प्रॉपर पेट से करें। और कपालभाति वगैरह अगर कराना है तो बड़े आराम से करवाइएगा, वरना मत करवाइएगा, क्योंकि कपालभाति तो नहीं हुआ मैम, वो बच्चा हाँ पता। क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे मैं, हालांकि मेरे किसी पेशेंट को नहीं हुआ है, बट मैंने सुना है कुछ लोगों के योगा के केस में क्या होता है कि हर्निया वगैरह डेवलप हो जाता है। क्यों डेवलप हो जाता है? योग का एक बड़ा सिंपल सा नियम होता है कि स्लो एंड स्मूथ मूवमेंट होना चाहिए। अगर आपका कभी भी कोई भी मूवमेंट जर्की हो रहा है तो वो योग नहीं होता है। एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर। वहां तो ये भी बोलते हैं कि अगर आपका बीपी रेज्ड हो रहा है, इट मीन्स कि आप योग नहीं कर रहे हो, आप जिम वाला काम कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं होता, आपकी हृदय की गति, आपकी सारी नाड़ी की गति, हर चीज बड़ी नॉर्मल रिदम में रहती है और बहुत सूदिंग होता है। तो कई लोग बहुत जर्की मूवमेंट्स करते हैं, तो जर्की मूवमेंट्स करके कोई भी काम नहीं करना है, बच्चे को भी मैं यही कहूंगी। और वहीं पर कॉम्प्लिकेशंस आता है, जैसे कई बार बुजुर्ग वगैरह होते हैं, कम उम्र के बच्चों को देखकर झूलन आसन करना है तो वो बहुत जल्दी जल्दी फास्टली करेंगे। तो वो चीज का ख्याल रखें। बेस्ट तरीका है बच्चा दौड़े, जॉगिंग करे, सूर्य नमस्कार करे, और सुपरविजन में करवाइए, जी तब मैम। जाकर के होगा लॉस। जी मैम, वो तो दे ही सकते हो मैम, व्यवसायी सत्तू वत्तू वाला जो मैम का वो है, मैम बच्चे को सत्तू के खिलाते लिए हैं। बोला हुआ है, जौ का सत्तू ना, वो बोला हुआ है हाँ मैंने। हाँ, वो सब चीजें उसमें बेहोश वगैरह थोड़ा सा डाल करके। बट एक बार आप एक अल्ट्रासाउंड करा लो तो आपके लिए बेटर होगा।
जी क्योंकि मैम पेट उसको में बच्चे को उद्वर्तन भी कराइए, हाँ ड्राई पाउडर उद्वर्तन, मसाज ना। हाँ हाँ त्रिफला मैम, या मैंने ये कोरकुल सोचा था ना कि एक्टाडिसी। स्टार्टिंग में 1-2 दिन थोड़ा सा लूज हो जाए कुछ स्किन, तो तब उद्वर्तन हम कराऊंगी तो फिर ज्यादा सही रहेगा। हाँ मैम, एक्चुअली क्या, मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं ताइक्वांडो जाते थे तो मैं वहां देखती थी कि जो वेट कैटेगरी में लाने के लिए तो बच्चों को क्या इतनी गर्मी में वो ब्लैंकेट लपेटते थे कोच ना, तो स्वेटिंग कराने के लिए ना, तो इतने छोटे बच्चे में हालांकि इतने कम टाइम में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वही फिजिकल वर्कआउट करेगा तो उसको फर्क पड़ेगा, साथ में डाइट एंड उद्वर्तन करा के। डाइट के लिए मैंने बोला है, एक्सरसाइज के लिए भी बोला है, मेडिसिन भी चल रही है, सर ने डोज बढ़ाने के लिए बोला है तो फिर मैं डोज बढ़ा दूंगी। बस्ती का ही पूछना था मैम कि दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, क्योंकि टाइम कम है तो जी जी मैम। अच्छा मैम, जैसे ये स्वेटिंग का आपने बोला ना कि ये गर्म गर्म प्रदेशों में जैसे एक्सरसाइज जो स्वेटिंग कर रही है वो आयुर्वेद के हिसाब से क्या मना किया गया क्या, नहीं कि जैसे एक्चुअली योग में स्वेटिंग नहीं करना चाहिए, रनिंग इतना नहीं करना चाहिए जाए गर्म वेदर में, जैसे अभी जो वेदर चालू हो रहा सर मैं समझी नहीं। नहीं मैम, जैसे योग करते हैं मैम, जैसे मैं जब योग या प्राणायाम करता हूँ तो ठंडा वेदर मुझे बहुत कंड्यूसिव लगता है। तो जैसे आपने बोला ना कि जैसे खास तौर से मतलब प्राणायाम करने में नहीं तो रनिंग में उतनी प्रॉब्लम नहीं आती। बस मैं ये कंफर्म ये पूछ रहा था कि आयुर्वेद में ऐसा कुछ लिखा है कि जैसे प्राणायाम को या योग को गर्म वेदर में नहीं करना चाहिए, या इतना नहीं करना चाहिए कि उष्णता शरीर में आए गर्म वेदर सर में, वो या एक्चुअली वही ना, अपनी अर्ध शक्ति के बराबर ही व्यायाम करना चाहिए हमको ना, अब किसको कितना टॉलरेट हो रहा है वो उस पे डिपेंड करता है। उनका क्या होता था, 2 दिन बाद उन बच्चों का कंपटीशन है तो वेट कैटेगरी में उसमें आने के लिए उनको कोई ऑप्शन नहीं होता, तो कोच क्या उनको गर्मी में जो है ब्लैंकेट लपेट के वो उतना पसीना आ जाता था उनको कि थोड़ा सा वेट उनका कम हो जाता था। हालांकि ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो करते थे वो, तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। बट अभी मतलब एक बार स्कूल में भी जाके बात करें, पेरेंट्स को भी कन्विंस करें कि ठीक है बच्चा, अच्छी बात नहीं है कि इतने कम उम्र के बच्चे का इतना वेट कम होना बहुत जरूरी है, बट इतना फास्ट रिजल्ट देने के लिए बच्चे को प्रेशराइज किया जाए वो ठीक नहीं है। तो हाँ ये चीज हो सकती है। और नहीं ऐसे आदित्य सर, योग का रूल ये होता है, जैसे आप ताकत मतलब पूछ रहे हो पसीने का, तो पसीना क्या होता है ना, कि अगर आपके माथे पर पसीना आ गया तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अर्धशक्ति व्यायाम वही होता है, पहली बात है। दूसरी बात है कि जो योग करने के लिए लिखा है वो सीधा लिखा हुआ कि आप एसी में नहीं करोगे, फैन में भी नहीं करोगे। बट अब क्या होता है कि आपको पता ही है कि जब गर्मी का मौसम आता है, खास करके मई जून जुलाई अगस्त होता है अपने लोग के यहाँ, खास करके अच्छी खासी गर्मी पड़ती है ह्यूमिड वाली, तो वहां पर आप फैन चलाकर कर सकते हैं। बट मैं जो कराती हूँ, जैसे लोगों को कराती हूँ, तो उसमें मैं करती हूँ डायरेक्ट फैन के नीचे बैठकर योग नहीं करना है। मान लो मैं जहां पर बैठी हूँ वहां से दूसरा फैन 5-6 फुट की दूरी पर है, तो वो चला लिया कंफर्टेबल, तो उसमें किया। वरना क्या होता है कि जैसे जिम में आप देखो एसी चलता रहता है, लोग जिमिंग करते रहते हैं, तो यहाँ पर ये चीज मना है। और बहुत ही डायरेक्ट, बहुत जो तेज हवा होती है तो उसमें भी योग प्राणायाम करना मना होता है। आप खुद ही देखोगे अगर बहुत तेज हवा आएगी ना, तो आप प्रॉपरली अनुलोम विलोम वगैरह नहीं कर पाओगे, आपकी सांस जो भी थोड़ी सी स्पीड उसकी डिफर कर जाएगी। तो सिंपल सा तरीका योग का ये होता है कि खुली हवा में होना चाहिए, बहुत ढीले कपड़ों में होना चाहिए, लेकिन एसी उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ही कंफर्टेबल, मतलब वेदर बहुत ही गंदा सा है तो आप फैन चला लो, बट फैन से थोड़ा सा दूर बैठो। ये नहीं कि फैन के नीचे बैठ करके आप योग कर रहे हो, और जितनी मैम ताकत जैसे है उस हिसाब से करिए। मैम ये जी अग्नि सर। सांस क्रिया जैसी क्रियाएं रहती है ना, जिसमें वो उसको शिफ्ट करते हैं, मतलब जो पेट की हीट होती है उसको शिफ्ट करते हैं अलग अलग बॉडी के शरीर में, तो मैम वो वाली क्रिया मतलब वो उनको कर सकते हैं क्या, मतलब गर्मी में सर मेरे को देखो, तो मैंने आपको ठंड एक में बार पहले भी कंफर्टेबल। बोला था, शायद मैंने नंबर भेजा था कि नहीं, आप बॉस से मैं बात करूंगी। आप जब इस तरह की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी चीजें टफ है थोड़ी सी भी, वहां पर सिंपल सी बात है, एक प्रॉपर योगा ट्रेनर के सुपरविजन में, मतलब आप उनकी कंपनी में करिए। मैं तो सिंपल सा कहती हूँ,
और हकीकत ये भी है, जब आप किसी ट्रेनर के मतलब सानिध्य में करते हैं, जैसे गुरु के साथ करते हो या गुरु सामने कराता है, तो कभी भी ड्रॉबैक नहीं आते हैं। जैसे मेरे आज तक किसी स्टूडेंट को नहीं आया है, लोगों को नहीं आया है, बट जब मैंने करवाना शुरू किया था क्लासेस, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे डराया कि हर्निया डेवलप हो जाता है, या कुछ लोगों ने बोला बीपी बढ़ जाता है। मैंने कहा मेरे पेशेंट का बीपी बढ़ जाए तो मेरे से बात करना क्यों। मैंने शुरुआत में क्या करना, भाई आप अगर 5 या 10 बार अनुलोम विलोम करते हो तो सर कुछ नहीं होता है, हाई बीपी हो चाहे लो बीपी हो। दूसरी बात, आपको पता है कि अनुलोम विलोम सिर्फ सस्टेन करता है, वो ना इंक्रीज कराएगा ना डिक्रीज कराएगा। आगे फर्दर कराना, हाई बीपी है तो चंद्रवेदी कराना है, या लो बीपी है सूर्यवेदी कराना है। हाई बीपी में कुंभक नहीं होगा, अस्थमा के पेशेंट के केस में कुंभक नहीं होगा। अब जिसको पता नहीं है वो क्या बोल देता है, जी अनुलोम विलोम करो और पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अनुलोम विलोम में उसको पता है कि भाई हमने खींचकर रोकना है, और जैसे कुंभक करोगे हाई बीपी के पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, और अस्थमा के पेशेंट की हो सकता है सांस ही अटक जाए। तो ये जो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं या बहुत नॉर्मल जिसको कहते हैं बेसिक, वो जरूर पता होनी चाहिए। और अग्निसार क्रिया है, कपालभाति है, या भस्त्रिका है, या जो जितने बंध बांधने होते हैं, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप किताब में पढ़ो या यूट्यूब पर वीडियो देखकर करो। क्योंकि अगर ऐसे आप काउंट करेंगे तो एकदम साफ साफ लिखा है कि 40 के ऊपर नौली को ट्राई नहीं करना चाहिए। मतलब जो लोग पहले से नौली करते रहे हैं वो तो नौली कर सकते हैं, लेकिन अगर एक इंसान 40 के बाद उसको अकल आती है चलो मुझे नौली करना है, तो वो बेवकूफी कर जाएगा। क्योंकि नौली में क्या सिंपल सा होता है कि आपकी एब्डोमेन की मसल्स की मूवमेंट होनी है, और किस हिसाब से होनी है। क्योंकि गायनी का ही सिस्टम हम ले लें, बोलते हैं ना कि आफ्टर 30-35, आफ्टर 30 जल्दी प्राइमरी ग्रेविटा क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और रिलैक्सिबिलिटी है, वो एब्डोमिनल मसल्स पावर लूज कर चुकी होती है। तो 40 के बाद तो हर इंसान की, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उसके मसल्स में उतनी ताकत नहीं रह गई है। लेकिन बहुत अच्छा योगा ट्रेनर कोई होता है, इतना जानकार होता है, तो आपको बहुत धीमे धीमे करा करके हो सकता है कुछ सालों में नौली पर लेकर आए। लेकिन लोग क्या करते हैं, शुरू में कराना शुरू करते हैं, तो वो चीजें नहीं करिए बहुत ही। और रूल तो यहाँ तक है कि जैसे अगर आप फर्स्ट पार्ट करते हो सुबह शाम किया, 1 महीने तक करिए, जब उस पर कमांड आ जाए तो फिर सेकंड पर आइए, 1 महीना करिए, फिर थर्ड पर आइए, फिर वो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर कमांड आने के बाद में तब अकॉर्डिंग टू डिसीज योगा कराइए करिए। और मैं तो अपने पेशेंट्स को ऐसे ही कराती हूँ। और अगर आप अनुलोम विलोम की सर बात करोगे तो ये जो बड़ी अच्छी सी बुक है प्राणायाम मुद्रा और बंद्र, स्वामी सत्यानंद सरस्वती की बुक पढ़ रखिएगा तो देखिएगा, उसमें सिर्फ इनहेलेशन भी अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल से सिखाता है तो बोलता है 1 महीना तक सिर्फ इसी को करना है, फिर राइट से करना है, फिर धीरे धीरे करके, मतलब इतने ज्यादा, मतलब ये जो आपके सांस वाले हैं, प्राणायाम वाले पार्ट हैं, उनको बहुत अच्छे से कराने को बोलते हैं। और बहुत स्लो प्रोसेस होता है। हम लोग बोलते जो हड़बड़ हड़बड़ करके ना करते हैं योग में, वहां से गलतियां शुरू होती हैं। तो कभी भी विदाउट सुपरविजन के मतलब कुछ भी नहीं करिए, बंद भी मत करिए। क्योंकि अगर आप सोचो ऐसे तो योग में एकदम क्रिस्टल क्लियर इंडिकेटर था कि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो योग नहीं करना है। पहले एब्डोमेन की शुद्धि होनी चाहिए, पहले आपका कोष्ठ शुद्धि होगा तब करेंगे। अब कोष्ठ शुद्धि हुई नहीं है और हमने कर लिया कपालभाति, वो उल्टा असर करेगी। कोष्ठ शुद्धि है ना, उन्हें भस्त्रिका किया, वो तकलीफ दे जाएगा, और इसी ऐसे ही लोगों को तकलीफ देता भी है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखिए। और अगर आप बहुत इंटरेस्टेड होंगे तो मैं बॉस से बात करूंगी, आप उनसे डायरेक्ट बात करिएगा, वो आपको सिखा देंगे। आपको उनके पास जाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन ठीक है डॉक्टर साहब। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। ऐसे आपने बस्ती देंगी ना, मुझे पूछना है। हाँ, मैं 1 मिनट विनीता मैम को एक बता देता हूँ। विनीता मैम, आप ना गोमूत्र वाला जो वैतरण बस्ती देंगी, तो 2-3 दिन वैतरण बस्ती देंगी ना, उसी से वेट लॉस सडन होने लगता है, बहुत अच्छा। क्योंकि मल की शुद्धि होती है ना, वेट लॉस बहुत अच्छा होता है। जी सर। ठीक है, आप करके बताइएगा हमें, रोज का रोज बताइएगा, ठीक जी है। सर। और जी सर। साइकिलिंग जितना कर सकते हैं वो करिए। साइकिलिंग के लिए बोला है मैंने सर, साइकिलिंग, रनिंग, स्किपिंग, सब के लिए बोला हुआ है, लेकिन डिपेंड हाँ, करता है ना कितना करते हैं। जो लोग कभी नहीं करते तो फिर। धीरे धीरे जी सर। अर्धे शक्ति व्यायाम, ठीक है। हाँ, अब बाकी लोग किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। किसको क्या बोलना है? नवजोत कौर मैम, अपने हैंड रेज किए। हाँ जी जी, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर एक केस के बारे में पूछना है। वैसे तो अभी मेरे पास उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की फाइंडिंग्स ही हैं, उसे मैंने केस शीट भेजी हुई है फिल करने के लिए। तो वो है सर 19 ईयर ओल्ड है, बच्ची है,
तो उसे 2 मंथ से पीरियड्स नहीं आए, 4 जनवरी को आए थे। तो जो उन्होंने अभी अल्ट्रासाउंड करवाया है आज ही, तो उसमें है उसकी एक ओवरी में जो उन्होंने लिखा है कि माइल्डली थिक वॉल्ड सिस्ट विद इंटरनल इकोस एंड अ सिंगल सेप्टेशन इज सीन। द साइज इज 37x25 mm। तो आगे क्वेरी डाली हुई है उन्होंने कि हेमरेजिक हो सकता है, एंडोमेट्रियोटिक और पीसीओडी को रूल आउट करना। एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो 9.8 mm है। तो सर इससे कोई फाइंडिंग से ये जो अल्ट्रा, बाकी तो वो उसकी सारी हिस्ट्री मैं लूंगी, उसके बाद फिर डिस्कस करूंगी। तो सर इससे कोई हमें क्लैरिटी मिलती है क्या कि हेमरेजिक सिस्ट है या कौन सी सिस्ट है? हेमरेजिक सिस्ट जो नेक्स्ट मंथ से जाएगा ना उसमें ठीक हो जाएगा, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जी आगे अंजना मैम से पूछिए, अंजना मैम बताएंगी अच्छे से। मैम है, हाँ डॉक्टर अंजना मैम आप हैं? अंजना मैम। और नहीं तो आपको मैसेज लाना है तो ग्रंथिरज फॉर्मूला दीजिए, तिल का काढ़ा और गुड़ दे दीजिए, उससे आ जी जाएगा। जी सर, वैसे मैंने सोचा था अभी उसको एरंडा ऑयल बता देती हूँ, विरेचन भी हो जाएगा, हाँ। साथ में स्नेहन भी। बाकी मनीषा मैम आप बताइए, मंदाकिनी मैम आप बताइए, अंजना मैम आ गई, अंजना मैम आप बताइए। नमस्ते जी मैम। मैम, नमस्ते नमस्ते सभी लोग को। सर आपको मैम नमस्कार, सब लोग को नमस्कार। हाँ मैम, आप सही बता रहे थे, सर अभी बोल रहे थे जैसे कि इसमें जनरली वही होता है कि हमें देखना पड़ता है किस स्टेटस पे हमारा पेशेंट है ना, उसकी अग्नि कैसी है, उसकी ग्रहणी कैसी है, इस पर भी जी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और कृष्ण तिल क्वाथ बहुत अच्छा काम करेगा, उसमें थोड़ा सा भारंगी कषाय भी मिला सकते हैं, त्रिकटु चूर्ण मिला सकते हैं, थोड़ा गुड़ मिला सकते हैं। और इसके अलावा जैसे सर ने बताया अभी नस्य परिकल्पना हम लोग जो बनाते हैं, नस्य देते हैं, नस्य का भी बहुत महत्व है। डिपेंड करता है कि हमें एचपी एक्सेस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए हमें मात्रावस्थी का भी रोल है, नाभि पूरण का भी रोल होता है। तो थोड़ा दीपन पाचन पहले करिए और उसको एक्सरसाइज कराइए, ओम का जाप जाप जैसे कहते हैं ना, ओम का अच्छे से जी जाप करे पेशेंट आपकी। और जी उसके बाद अगर शताब्दी तेल आपके पास हो तो उसका नस्य शुरू कर सकती है। एंडोमेट्रियल थिकनेस का थोड़ा सा आइडिया आप ले लीजिए, और ब्लड शुगर बहुत जरूरी है उसका पता होना। ठीक मैम। एंडोमेट्रियल थिकनेस अभी 9.8 mm है, बट अभी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए, पीरियड्स आए नहीं उसे। उसको सिंपल जो है वो सरसों का तेल जैसे बताते हैं ना, अदरक सरस के साथ उसको पका के उसका नस्य दीजिए, और एक मात्रा बस्ती रख दीजिए दशमूलादि तेल की, एरंड तेल के साथ मिला के पीरियड आ जाएगा। अच्छा ठीक है मैम। तो जी, मैम दशमूल ऑयल है ना? दशमूल तेल और एरंड तेल। तो मैम इनकी मात्रा कितनी कितनी होनी चाहिए? उसका वेट कितना होगा पेशेंट का? मैम वेट तो 54-55 है। हाँ, तो चित्र ग्रंथि कषाय लीजिएगा, चित्र ग्रंथि कषाय 30 ml ले लीजिएगा, और 25-25 ml ये दोनों ले लीजिएगा, और जैसे सर ने कहा ग्रंथि रस फार्मूला एड ऑन कर दीजिएगा, आ जाएगा उसको। ठीक है जी मैम। थैंक जी यू। प्रणाम मैम। अंजना मैम जी मैम, प्रणाम। नमस्कार मैम, प्रणाम, बताइए मैम मैम। कभी कभी ऐसी जो बच्चे हैं इनको वाइट डिस्चार्जेस भी होते रहते हैं और धातु क्षय होता है, तो कभी कभी हम यहाँ पे चूक जाते हैं, इसको भी मैम थोड़ा सा वॉच करिएगा। जी मैम। जी इसीलिए और मैंने कहा ना, सबसे पहले गृहिणी पे काम करने के लिए बोला ना, मैंने कहा गृहिणी पे जरूर से काम करिए, क्योंकि दीपन पाचन और गृहिणी अगर आपने नहीं की उसके बाद ही आप एचपी एक्सिस को स्टिमुलेट कर पाएंगे, तो अच्छा इफेक्ट आएगा। हाँ जी ठीक है मैम। जी मैम, इसी ठीक है। सिद्धांत को लेकर चली थी मैं, तो अभी मेरे पेशेंट थे 2 साल से उसको पीरियड नहीं थे, और फिर ये इसको लेकर के उसको मात्र 7-8 दिन का पंचकर्म चला, और ये औषधियां चलाई मैं, काला तिल और गुड़ का क्वाथ और रजत प्रवर्तनी और दाप्यादिलो आरोग्यवर्धनी, ये सभी को चलाया मैंने, तो वो पीरियड आ गए उसके, और बहुत अच्छे से आए। कभी कभी हम कभी यही मिस कर जाते हैं, कहीं वाइट डिस्चार्जेस उनके चलते हैं, स्ट्रेस रहता है, जंक फूड खाते रहते हैं। हाँ जी तो मैम, सेडेंटरी हाँ लाइफस्टाइल तो है ही उसी का। बच्चे हाँ मैम, आजकल इसलिए कोई एक्सरसाइज नहीं करते, बस बैठे रहते हैं ना, ये तो है मैम। हाँ मैम, जैसे मैडम ने बताया ना कि वो सरसों तेल का नस्य लेने को, तो वो भी एक दिन लेंगे फिर दूसरे दिन आएंगे ही नहीं, और फिर बहाना मार देते हैं, ये भी होता है। तो जी उनको अच्छे से काउंसलिंग करके, और रिजल्ट आएगा मैम, ठीक है रिजल्ट ठीक है महीने मैम। में ही आ थैंक यू। जाता है।
हाँ जी, मैं करती हूँ, पहले उसकी पूरी अंजना मैम, proper- हम लोग का कल का वो रह गया था गृहिणी का, तो आज करेंगे या कल? हम लोग जैसे एक आप करे कहिए, क्या? अभी डिस्कस थोड़ा कर लीजिए, फिर मैं बता देती हूँ, कोई दिक्कत हाँ नहीं। हाँ, कल ठीक कर मैम, लेंगे मैम, आज और पेशेंट है। जी मैम, ठीक है, थैंक यू। ठीक है मैम, ठीक। नहीं, हम आज ही करेंगे, पहले आरती मैम का सुनते हैं, फिर हम करेंगे, आज ही करेंगे। आरती शर्मा मैम, आप बोलिए। आरती शर्मा मैम, आपने हैंड रेज किया है। आरती मैम, अच्छा, और बहुत सारे लोग आए हैं, जी, डॉक्टर गुरदीप कौर मैम प्रणाम आई सर। हैं, सरदार जी भी आए हैं। हाँ जी, बोलिए आरती मैम, बोलिए मैम। सर मुझे एक आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, एक और अंजना मैम से। हाँ, पूछिए। जी सर। सर मेरे बेटे को ना बहुत ज्यादा खांसी है, मतलब बलगम जैसे वो बाहर नहीं निकाल पाता। अभी 3 इयर्स से 1 मंथ छोटा है वो, 2 ईयर 11 मंथ्स का है। तो उसको क्या देना चाहिए? तो आप ये दीजिए ना, कनकासव है, फिर कर्पूरादि चूर्ण, सीतोपलादि चूर्ण, टंकन भस्म, यष्टि मधु, कितने सर सारे उसको मैंने सीतोपलादि। कॉम्बिनेशन बना के दिए, श्रृंग अब्र रस सितोपलादी यष्टि मधु और इसका टंकन भस्म का। बट उसको मतलब ऐसे मतलब वो बाहर निकालना चाहता है, बट अब ना तो उसको वॉमिट करना आ रहा है, ना उसको स्पिट करना आ रहा है, और कटु मतलब डालेंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। परेशान सा हो रहा है वो। आप कुछ क्षार डालिए ना, टंकन क्षार डालेंगे तो क्षार निकाल देगा। जी सर। शहद के साथ दे दीजिए, थोड़ा सा क्षार डाल दीजिए। जी सर। और सर अंजना मैम से वो पूछना था। अंजना मैम आपसे पूछना चाहती हैं, डॉक्टर अंजना मैम। हाँ बताइए मैम, बताइए, हाँ जी, नमस्कार हाँ जी, मैम, नमस्कार बताइए मैम। जी। मैम जी, एक पेशेंट है, उनका कंसीव हुआ है, 6 वीक्स हो गए उनका प्रेगनेंसी को। मैंने ग्रुप में भी रिपोर्ट डाली थी, बट उनका अपना कार्डियक पोल, अभी जो कार्डियक एक्टिविटी है वो भी नील है। 6 वीक्स हो गए हैं। और इससे पहले उनको एडिनोमाइसिस और पीसीओडी था, तो आपने और अरविंद सर ने गाइड किया था, तो उसका भी कंसीव लास्ट मंथ ही हुआ है। तो उसका साथ में फाइब्रॉइड भी अभी इस बार आया है, 4.7 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है साथ में। और साथ में वो कंसीव कर गई है, बट उसका कार्डियक एक्टिविटी अभी डेवलप नहीं है। तो कैसे इसको डील करना चाहिए? अभी आप उसको बेड एंड वॉच में रखिए, है ना, और ठीक। उसको थोड़ा सा जो है, क्या क्या चला रहे हो आप उसको, कुछ दे रहे मैम हो पेशेंट? उसको एक लघु मालिनी वसंत चला रही हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर की वजह से, और एक ये चला रही हूँ गर्भपाल रस, जो आज सर ने लेक्चर लिया था ना, वो जी, गर्भपाल रस, लघु मालिनी वसंत और प्रवाल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी और सितोप्लादी चूर्ण 30 ग्राम करके कॉम्बिनेशन बना के दिए उनको। ठीक है मैम, उसको थोड़ा सा जनरली क्या करना चाहिए इस पेशेंट में, अभी कभी कभी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में थोड़ा सा लेट होता है। मैम वेट तो तो उनका बहुत ज्यादा है, पेशेंट का 90 केजीज हाँ, वेट है और हाइट 5'7" है। हाँ तो वो भी, वो उस सब पे काम करना पड़ेगा। दूसरा जरा टॉर्च वगैरह भी करवा लीजिएगा। मैम ब्लड रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। टॉर्च टेस्ट हुआ है मैडम? हाँ जी मैम, सारा रिपोर्ट्स नॉर्मल है। जो भी अच्छा, वो गायनी को दिखा रही हैं, तो उन्होंने सबसे पहले ब्लड टेस्ट ही कराया था। अल्ट्रासाउंड ठीक। उन्होंने ये अभी आज ही किया था अल्ट्रासाउंड। इससे पहले हाँ बस तो यूपीटी टेस्ट किया एलएमपी, था उन्होंने। एलएमपी क्या है? एलएमपी क्या है? हाँ जी एलएमपी पेशेंट की लास्ट मैम, मेंस्ट्रुअल एज क्या है? 21 जनवरी। हाँ तो अभी तो मुश्किल से 7 डेज हुआ है ना ओवरड्यू। कभी कभी लेट होता है ओव्यूलेशन, है ना, मे बी कि कभी कभी जो है वो नहीं मैम, उसका 24 डेज का साइकिल है शुरू से ही ना। हाँ तो हम, मेरे हिसाब से तो अभी इसको खाली हम वेट ही कर सकते हैं कि कार्डियक एक्टिविटी के लिए अगर देना है तो फिर स्वर्ण भस्म वगैरह देना पड़ेगा हमको थोड़ा। हाँ स्वर्ण तो भस्म हम सहस्त्रपुत्री, कैसे दें हम? स्वर्ण भस्म मालती कर दीजिए उसकी जगह, और सहस्त्रपुत्री अभ्रक में मिला के भी दे सकते हो, या स्वर्ण भस्म मालती के साथ सहस्त्रपुत्री अभ्रक दे दीजिए। बाकी आप मुक्ता पुष्टि दे दीजिए, धात्री रसायन दे दीजिए, और मैम थोड़ा सा उसको फिर वो लघु मालिनी वसंत बंद कर दूं क्या? बंद कि कर वो भी दीजिए, अच्छा, एक ही चलाइए। ठीक है। स्वर्ण मालिनी वसंत एक टेबलेट पर डे कर देती हूँ। और अभ्रक हाँ जो सहस्त्रपुटी है वो किसके साथ कॉम्बिनेशन में दूं? वो मैंने बोला ना, वो पंचामृत परपटी या पंचामृत, प्रवाल पंचामृत के साथ ही कर दीजिए, मुक्ता पुष्टि भी मिला दीजिए, और थोड़ा ठीक है धात्री मैम। रसायन मिला दीजिए। आरती ठीक मैम, है मैम। उनको उल्टी मछली और चक्कर है अभी कि नहीं है? क्या है मैम? उल्टी वगैरह जैसा लगता है, चक्कर वगैरह है कि नहीं उनको अभी? नहीं मैम, उनको कोई सिम्टम नहीं है। उनको सिर्फ एक ही सिम्टम है कि उनको जब से उनका कंसीव है, उनको भूख बहुत ज्यादा एक्सेस में लग रही है, बस, और और कोई सिम्टम सिर नहीं में है। दर्द हो? नहीं, सिर में दर्द नहीं है। कभी कभी उनको वो बोलते हैं मेरे को, कल भी जैसे हाफ एन आवर 1 आवर उनको लोअर एब्डोमेन में हल्का सा जैसे क्रैम्प सॉर्ट ऑफ हुआ, और उसके बाद वो खुद ही ठीक हो जाता है।
ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए मैम, ऐसे केसेस की प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं होती है, 50-50% होती है। आप जान ही रहे हो, पेशेंट को भी एक बार काउंसलिंग कर दीजिएगा और अपनी तरफ से उसको कोशिश कीजिएगा बेड रेस्ट अच्छे से लेगी। और बाकी जैसे जो हम लोग प्रथम मास में देते हैं, प्रथम मास की जो बटी आती है उसको भी आप एड ऑन कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया वो सब रसायन का बताया है। बाकी आप क्षीर वाला तेल का अधोदर पे लेपन करा सकते हैं, नाभि पूरण करा सकते हैं क्षीर वाला तेल का, है ना। और उसके अलावा जो हमारे पास ये आता है शतावरी तेल आता है, इसका पादा व्यंग कराइए इसको, है ना। और ठीक है। थोड़ा सा जो है डाइट में इसका मेंटेन करिए कि रस धातु से पीड़न होना चाहिए, मतलब रस धातु वृद्धि होना चाहिए। तो जो लाजा मंडी की बात हम लोग करते हैं, या जो धान का लावा बनता है उसका, या फिर खजूर मंड नारियल पानी, है ना। और डाइट पे बहुत मेंटेन कर दीजिए कि ये एकदम फास्ट फूड ना खाए और बहुत ज्यादा तेल मिर्च मसाला इस समय ना खाए। मधुर और आम्ल रस प्रधान डाइट लेगी तो फायदा मैम करेगी। इन केस अगर वो कार्डियक एक्टिविटी आ भी जाती, क्योंकि उनकी गायनी मैम ने उनको ये बोला कि आफ्टर 10 डेज दोबारा स्कैन करेंगे, तो ये जो फाइब्रॉइड है 4.7 सेंटीमीटर का इंटीरियर वॉल में है, तो उसका क्या हाँ, अपने आप ही रिग्रेशन हो जाएगा या वो पैरेलल कैसे रहेगा उसका? एक्चुअली अगर प्रेगनेंसी जो इंक्रीज करती है, प्रेगनेंसी ग्रोथ करती है, तो प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स होते हैं, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, वो फाइब्रॉइड को रिग्रेस करते हैं या फाइब्रॉइड को बढ़ने से रोकते हैं। अगर इम्प्लांटेशन तो नॉर्मल क्योंकि उन्होंने प्रेगनेंसी, बताया कि बहुत अच्छी हुई है, इम्प्लांटेशन अच्छी है, बट अभी हाँ कार्डियक एक्टिविटी नहीं है बस। हाँ हाँ, तो अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल नॉर्मल आ जाता है, प्रेगनेंसी नॉर्मल आ जाती है, तो वो रिग्रेस करते हैं। और साथ में हम ऐसी मेडिसिन भी दे सकते हैं जिसमें प्रजास्थापक हमारे द्रव्य होते हैं, कि वो जिसमें जिसकी स्टडी हुई है कि इसमें प्रोजेस्टेरोन होता है ना। जैसे कि हम बात ही करते हैं पुत्र जीवक की है, शतावरी की है, और उसके अलावा जो हमारा अष्टवर्ग है, अष्टवर्ग में जो भी औषधि हमको मिल जाएगी उससे उससे संबंधित क्षीर पाक वगैरह दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं, वो सब अभी मैम भी जो आप ये दे सकते शतावरी तेल आपने बताया, इसमें सिर्फ शतावरी रहता है या और भी कुछ रहता है? हैं। आप शतावरी को ले लीजिए, उसके साथ थोड़ा सा अमलकी मिला लीजिए, और थोड़ा सा जैसे पुत्र जीवक में मिला लीजिए, और उससे संस्कारित कर लीजिए, तेल को बनाइए, उसका पहले काढ़ा बनाइए, उससे ठीक है उस मैम। तेल को संस्कारित करके उसको दीजिए, वो ज्यादा ठीक इफेक्टिव है मैम, रहेगा। वो मैम पादभ्यंग के लिए यूज करना है बस। शतावरी तेल को आप नाभि पूरण भी कर दीजिए, कोई दिक्कत ठीक है नहीं है। मैम, शतावरी और आमलकी और पुत्र चंदन जीवक के भी। चंदन वाला, हाँ चंदन वाला लाक्षादी का भी, और इसका जो आप बना रही हैं इसका भी आधो उधर पे मैम लेपन कर चंदन वाला सकते तो हैं है अच्छे मेरे से। पास, वही दे दूं चाहे उनको? हाँ हाँ हाँ, फिलहाल उसका लेपन शुरू कर दीजिए, लेकिन पुत्र जीवक बहुत अच्छा काम करता है यहाँ पे। मैम पुत्र जीवक का कौन सा हिस्सा रहेगा? यहाँ पे बहुत प्लांट्स है हमारे इधर पुत्र जीवक के। हाँ, तो इस समय अगर आपके पास क्या मिल रहा होगा, पत्र मिलेगा कि छाल मिलेगा? मैम सब कुछ छाल मिल ले जाएगा, पत्र लीजिएगा। भी छाल भी, घर के आसपास ही बहुत ज्यादा है। हाँ तो ले लीजिए, दोनों ले लीजिए, उसका अच्छे से क्वाथ बनाइए, उस क्वाथ का फिर उसको उससे उसका जो है, बल्कि देसी घी के साथ ही उसका को करा दीजिए। ठीक है, घृत के देसी साथ गौ करना, घृत अगर तेल मिल नहीं जाए तो बनाना और इसका। फायदा करेगा। हाँ और हाँ, मैम घृत का अगर कर ये देंगे तो अगर और फायदा योग करेगा, में घृत पेशेंट ले अब्रक, भी सकता है ना। जी मैम, अब्रक एक चम्मच घृत उसको सहस्त्रपुटी आप दे भी में सकते हो, ये जो आपने अब्रक मिला के दे सहस्त्रपुटी का सकते बताया, हो। इसमें अगर हम स्वर्ण भस्म भी हाँ, ऐड ऑन कर सकते हैं क्या? स्वर्ण भस्म डायरेक्ट या स्वर्ण मालती यूज करें? स्वर्ण मसल मालती ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि फिर डोज थोड़ा इधर उधर कर पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी ना आपको फिर पेशेंट, तो इसलिए स्वर्ण ठीक मसल है मैम। मालती 125 mg एक बार दीजिए। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अब डॉक्टर मंदाकिनी मैम, किसी को अंजना मैम से कुछ पूछना है? अर्चना मैम? हाँ हाँ सर, हाँ। सर मैम मेरे पास 16 इयर्स की एक बच्ची आई है और उसका वेट 57 है। वो मेरे पास स्किन डिसीज के लिए आई थी और उसकी हिस्ट्री पीसीओडी की है, लेकिन अभी 5 to 6 मंथ से रेगुलर एमसी आ रहा है उसको। जब अभी यूएसजी किया तो बहुत ओवरीज बल्कि आ रहा है और मिनिमल फ्री फ्लूइड इन पीओडी आ रहा है, तो मैम कैसा विचार करें हम इसमें? वही है मैम, उसको शोधन चिकित्सा करिए, विरेचन चिकित्सा करिए थोड़ा, है ना। बच्ची है तो मृदु विरेचन दिया जा सकता है, दीपन पाचन आपने दिया ही होगा उसको, ठीक किया यस ही आपने। यस धीरे मैम। धीरे हो सकता है, आप पहला अल्ट्रासोनोग्राफी कराती तो शायद ओवरी का साइज और बड़ा आता है, भी हो सकता है ना। तो क्योंकि यस पीरियड्स रेगुलर हुए हैं, नॉर्मल हुए हैं, तो यहाँ पे आपको मतलब कहते हैं ना, नित्य विरेचन करने से थोड़ी बीज की कार्मुकता बढ़ेगी, और बच्ची भी है तो उसको बहुत ज्यादा आप तीक्ष्ण विरेचन दे भी नहीं पाओगे,
तो आरगवत के साथ दे दो या दाढ़ी मस्तक के साथ, ज्यादा इफेक्ट रहेगा इसका। पंचतिक दे दो, थोड़ा सा काल मेघासव दे दो। और उसके बाद जैसे हम लोग देते हैं आरोग्य वर्धनी है, पुष्पधन्व है ना, आप दे ही रहे होगे। तो यस उससे मैम। हाँ उस तरह की मेडिसिन दे के पेशेंट को, और थोड़ा सा उसको ओम का जाप करा के, और उसकी डाइट को थोड़ा सा अच्छे से मैनेज, मतलब डाइट चार्ट उसका बताइए, जिसको फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना है। और मॉर्निंग टाइम में थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह बताइए, और प्राणायाम बताइए, नॉर्मल आ जाएगी, टाइम लगेगा। मैम कब करूँ उसका यूएसजी अगेन? 3 मंथ के बाद। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर वो जो मैंने पेशेंट को प्लाज्मा नस्य दिया था ना, वो हाँ कह रही थी कि उसका ना गला सूखा सूखा रहता है, ड्राई ड्राई, तो वो पानी पीती रहती है। गला गार्गल करने के लिए मैंने बोला था उसको, वो कर नहीं पाई हाँ। थी। और आज मैंने दिया, आज तो अच्छे से। तो फिर सर ऐसा भी होता है क्या, थोड़ा सांस लेने में भी मतलब दिक्कत होती है क्या जब शुरू में देते हैं तो? थोड़ा सा घी खिला देना चाहिए ना, अगर ऐसे तकलीफ हो रही है वो तो। मैंने बोला घर जाके घी खा लेना। जैसे मैंने उसको दिया तो उसको बहुत तेज नाक में लगा। और फिर उसके बाद थोड़ा सा वो बोली कि मेरे को ना सांस लेने नहीं बन रहा है, ऐसे दिक्कत सी हो रही है, और गले में ड्राइनेस हो रही है, हल्का सा सिर में दर्द हुआ। फिर 5-10 मिनट में उसको लिटा ले रही। फिर उसके बाद मैंने करवट लेके उठाया, मैंने उसको प्राणायाम करने को बोला। मैंने कहा लंबी गहरी श्वास भरो तो वो ठीक हो जाएगा। तो सर उसका ठीक हो गया। लेकिन मैं ये पूछ रही थी सर कि अभी इसे कंटिन्यू करूँ या रोक दूं मैं? कंटिन्यू करिए, अभी तो ऐसे भी आप जाने वाली हैं थोड़ी दिन में। हाँ, तो मैंने तक है तब अभी तक कल कर और लीजिए। परसों की बात और है। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्राइनेस वगैरह हो जाए। कह रही कि कफ ऐसा लग रहा है कि जमा हुआ है पर वो निकल नहीं पा रहा है। हो जाएगा ठीक। स्मेल क्योंकि आया क्या आपका इसको? स्मेल वो कह रही है ना कि वो तो नस्या अणु तेल के बाद 50% आ गया था। अब ये बोलती है कि इससे स्मेल लेते हैं तो दिन भर इसी की ये घुस जाता है, ये दिन भर यही बना रहता है और कोई स्मेल आती नहीं है फिर। ठीक है, आ तो रहा है ना स्मेल, वो इम्पोर्टेंट है, हाँ आ रहा है ना। हाँ हाँ। और आपने वीडियो तो बनाया नहीं सभी के लिए? सर मैं बनाती कैसे, मैं खुद ही अकेली रहती हूँ चैम्बर में, मैं उसको वीडियो बनाऊंगी कैसे दूं? कल देखती हूँ फिर मैं सर। अभी आज मैंने बोला है कि शाम को अभी गार्गल करके और वो घी पी लेना थोड़ा सा, और थोड़ा सा बताना मेरे को फिर। सर वैसे तो बेसिकली जो बचा है और पिप्पली है दोनों ही वात का है, और बचा तो मेरे ख्याल से त्रिदोष शामक है सर। और हाँ। बंदी भी वातज प्रकृति है और वातज ही उसका है। तो सर ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना, मतलब जैसे कि कुछ दिक्कत? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। ड्राइनेस तो नहीं मंदाकिनी होनी मैम, चाहिए ना? मंदाकिनी मैम, इसमें ना हाँ आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा बोलिए। उनको गुनगुने पानी में सैंडल और ग्रिप, कोई भी सादा गो ग्रिप या त्रिफला ग्रिप मिला के बोलिए कि 2 टाइम गार्गल करके, तो इससे अच्छा इरिटेशन भी ठीक हो जाएगा और स्नेहन भी हो जाएगा ना। अच्छा। नॉर्मली ऐसे पेशेंट में ना कभी कभी रहता है ऐसा, तो इससे ठीक हो जाता है। एक तो पेशेंट अगर पहली बार ले रहा है ना नस्या, तो हाँ उनको ग्रिप कराना ही चाहिए। और अगर आपने नहीं कराया है, उन्होंने नहीं किया है किसी भी वजह से, तो आप ऐसे गार्गल के फॉर्म में थोड़ा सा ग्रिप और सैंडो मिला के देंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा मैम, ठीक है। वैसे मैम ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब जैसे ऐसा होता है क्या, मतलब कि सांस वगैरह थोड़ा सा नहीं नहीं, ऐसा नहीं नॉर्मली होता? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या पेशेंट की कभी कभी मेंटालिटी भी ऐसी होती है ना कि फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है। हाँ फर्स्ट डे जैसे तो कि नहीं आपने हुआ, लेकिन आज सेकंड डे था तो आज बोली कि मेरे को लेटने में दिक्कत हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं उठ के मैम, बैठ। पेशेंट फर्स्ट टाइम आपसे नस्या ले रहा है ना। हाँ हाँ, तो इसीलिए तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ऐसा रहता है शुरू शुरू में। जी और अगर फिर भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो ऐसे गार्गलिंग 2 बार करा लीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है। ओके थैंक यू। और मनीषा मैम आपका कोई एक्सपीरियंस इस पे? हाँ मैम, मैं इसमें एसटी मधु और इंक्लूड करना चाहूंगी। तो एसटी मधु क्या खाने में घी के साथ? एसटी मधु, त्रिफला एसटी मधु, और थोड़ा सा यदि घृत है उनके घर में तो दे दीजिएगा कि आधा चम्मच घृत मिक्स करके गर्म पानी में, हाँ। और गार्गल कर लेंगे अच्छे से, तो कफ का भी क्लेड करके वो निकलेगा पीस पीस में थ्रोट से। और शशांक आसन करा देंगे मैम, तो उनको इजी लगेगा थोड़ा सा ना, मानसिक उनको है कि हमको हाँ क्या हुआ ये। और हाँ लगता है एक्चुअली मैम आप भी ले उसका क्या रहे है थे ना ना मैम, मैम, जब ये हम लोग पंचकर्म प्रशिक्षण ले रहे थे ना, तो हम लोग स्वयं भी लेते थे प्रथमानस से, तो काफी इरिटेटिव होता था। और कभी क्या है ना कि हम कितने प्रेशर में दे रहे हैं ये भी इफेक्ट करता है। तो मध्यम अच्छा। गति से देंगे तो नहीं होगा उनको, जैसे हम प्रेशर देते हैं ना, हाँ तो हाँ मध्यम हाँ गति से देंगे तो बहुत इजीली होगा। और शशांक आसन करा देंगे मैम, ठीक है तुरंत मैम। रिलीफ मिलेगा उनको।
जस्ट उसके करने के बाद तुरंत शशांक आसन करूँ हाँ या फिर तुरंत 2 मिनट लेटे रहेंगे, 2 मिनट लेटने के हाँ। बाद फिर उनको 5-7 बार शशांक आसन कराइए और अपने हाँ। पास ही वो एक बाउल में वो रखिए गर्म पानी और ये गार्गिल करने को तुरंत दे दीजिए उनको, गार्गिल कर लेंगे और फिर आपका ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, कोई ब्रेक नहीं आएगा। अच्छा मैम जी मैम। 7 डेज तक है, उसके बाद ब्रेक करके फिर देखो मैम क्या है। 7 डेज में तो वैसे भी उसमें गंध आने लगेगा, आने लगता है, उसमें स्मेल आने लगती है, स्वाद जो बताते ना कि हमको कोई चीज की महक नहीं आ रही है, हाँ। तो 7 डेज तो काफी हो जाता है, आ जाता है उसमें। पर ये थोड़ा तो कह रही हूँ कि मांसोपचार मुझे अब कोई स्मेल ही नहीं आ रही, दिन भर यही घुसा रहता है नहीं मेरी नहीं नाक नहीं में। मैम आएगा, थोड़ा उसका मांसोपचार भी करिए ना, बीच बीच में मांसोपचार भी करिए। हाँ क्योंकि बीच अभी तो बीच में फिलहाल मैम देखिए ये मेरा पहला केस है ना, तो मैं ही आप लोगों से भी अपना प्रकृति प्रकृति को देखते हाँ। हुए यदि शिरोधारा भी है, यदि वहाँ कहीं उपलब्ध हाँ। है तो वो भी करा लेंगे तो बहुत अच्छा। 7 डेज तो काफी हो जाता है, आ जाता है मैम। ब्राह्मी वटी ऐड कर दूं क्या मैम? कर दीजिए। और मैं तो सर का भी ये जो बचादी तेलम है ना, वो अच्छा काम कर रहा है उसमें, क्योंकि अच्छा। प्रदमनन से अभी क्या है ना, लोग थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गए और मैम पहले थोड़े स्ट्रांग थे, अभी मैं देख रही हूँ कि कोविड के बाद ना पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेटिव भी हो जा रहे हैं हर चीज में, तो थोड़ा सेफली उन्हीं के गति में चलना पड़ रहा है हमारी चिकित्सा को भी लेकर के। तो वचादी तेलम, एक बार वचादी तेलम का भी देंगे, एक बार प्रदमनन का देंगे सर, और ब्रीफ करेंगे सर प्लीज इसको, तो अच्छा फायदा आएगा और पेशेंट भागे ना आपका, इसको आगे नहीं चलाइए। भागेगी तो नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट करवाने लग रही है और मैंने मतलब अभी पहली क्या बार है, ये प्रदमनन से मेरे दे रही हूँ, पास उसको दे रही हूँ। मेरे पास जो है 101 आवर्ती वाला बच्चा तेल है, उसका गारंटेड रिजल्ट आता है स्मेल में। हाँ मैम, हाँ हाँ जी सर, आया है उसका रिजल्ट, गंध नहीं आ रही थी, हमारे यहाँ पेशेंट है और बोलती हर चीज में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, खाने को भी वो हर मतलब वो सास थी बहू बहुत परेशान थी कि हर चीज में बोलती ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, तो मैं वचा तेल को ही प्रयोग की, क्योंकि रुक्षता भी थी उसको, वातजन्य था, तो रुक्षता में हम यदि प्रदमनन से देंगे तो इरिटेटिव होता है पेशेंट, बाद में घी का गार्गिल करो, घी खिलाओ, उससे अच्छा है कि इसी को दीजिए। और सही सर के ऑयल में मेरे को बेनिफिट मिला, मांसोपचार भी की। आंखों तक भी वो जा सकता है, उड़ सकता है। हाँ हाँ सर, वो आंसू निकलने लगते हैं, वो तो खैर वो तो हाँ, कॉमन है हाँ। आंसू निकलना तो। आप उससे कभी अच्छा खुद भी बच्चा लीजिएगा तेल ना, का डालिए कितना ना। तीक्ष्ण रहता है वो। और वो सिर में दर्द बता रही थी, सिर में दर्द भी बना रह रहा था, फिर ठीक हो गया। प्रदमनन अच्छा है मैम इसका यदि कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है ना, तो हेडेक होना, आंखों से पानी आना, रेडनेस होना, फिर वो शिरोधारा करो, फिर वो शशांक आसन अच्छा तो ये करो, फिर कॉन्ट्रा ये इंडिकेशन में आ गया, मतलब ये कि इसका आंखों हाँ पे से मैम, पानी। हाँ यदि विधिवत नहीं किया ना तो ये आ जाता है। और प्रदमनन से तो मैं कॉमा में पड़े पेशेंट लोगों को इनको देती हूँ ज्यादातर, बाकी तो इनको वचा तेल बहुत अच्छा है सर का। तो मैम आंखों से पानी आना तो वो तो मतलब बस वही 5-10 सेकंड के लिए होता है, जब उसके बाद फिर नहीं आता तो हाँ लेकिन वो इरिटेट हो रही है, ऐसा- रुक्षता है उसको कहीं ना कहीं, देखिए ना, हाँ। वात की रुक्षता है, वात कफ जन्य है तो है, लेकिन वात की भी उसमें है ज्यादा। बात डोमिनेंट है वो। हाँ तो उसको देखिए और उसके अकॉर्डिंग चलाइए। इतना सारा हमारे पास तो ब्रीफली सर ने दे रखे हैं, कुछ भी उसमें अच्छे से चूज करके तुरंत चेंज कर दीजिए। तो जी फिर मैं मैम। अभी इसको बंद कर देती हूँ, फिर उसके बाद सर आपका क्षीर वाला अभी काम करेगा क्या इसमें? नहीं, मैंने नहीं। मनीषा मैम को भेजा था, वो डॉक्टर प्रभात पांडा जी को भी भेजा था, वो 101 वाला इतना बढ़िया है ना, आप डालिए और फिर देखिए एक ही दिन में पेशेंट बोलते हैं कि हमें पूरा सेंस आ गया, ऑल्फैक्टरी नर्व पूरा स्टिमुलेट होता है ब्रेन तक, इतना बढ़िया रिजल्ट आता है। और तकलीफ भी नहीं होता मैम उसमें, पेशेंट को प्रॉब्लम भी नहीं होता ज्यादा, मतलब मात्रा थोड़े मात्रा से स्टार्ट करेंगे, ये भी ज्यादा मात्रा नहीं देंगे क्षीरबला की, तो काम नहीं करता है मैं मैम, बचा और भी तेल इसको करेंगे। बोलती हूँ, बचा तेल मंगवा करके सर को बोल दूंगी, सर उसी के एड्रेस पे भेज देंगे फिर क्या। हाँ मैम, और वचा जटामानसी ब्राह्मणी शंकुष्पी ये मिला करके उसको खाने के लिए दीजिए, क्षीर पाक से दीजिए, दूध में दीजिए, तो जल्दी रिलीफ मिलेगा। अच्छा जी ठीक है। और कोई हमारे वैद्य का किसी का एक्सपीरियंस हो? किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। कोई सर? जी बोलिए। हाँ जी मैम आपने वो वीडियो बनाई कल, सर ने बोला था आप डाल दें। नहीं बना पाई, मैं अकेली थी, बनाई नहीं पाई मैं। ओके। वीडियो बनाना कितना मुश्किल है, किसी को भी बोलिए वो ला के बना देंगे, इतना क्या मुश्किल है। नहीं मेरे यहाँ मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बैठती हूँ, सारे ग्राउंड फ्लोर पे बैठते हैं, तो मैं जा नहीं सकती वहां पे, कोई आप होता वही नहीं। पेशेंट को बोलिए कि किसी को पकड़ के लेके आओ, एक वीडियो पेशेंट खुद बनाना ही है। अकेली चली आती है सर, वो खुद ही अकेली आती है।
वो तो उसकी सांसें अटकी होती है, तो मैं क्या बोलूं। अब मैं देखती हूँ कल अगर वो ठीक रहती है तो करूंगी। हाँ ये डॉक्टर साहब के घर था। ठीक है, और किसी को डॉक्टर मनीष जी हैं। किसी को कुछ पूछना है, बताना है? डॉक्टर विकास गुप्ता जी, डॉक्टर विकास, थैंक यू मंदाकिनी मैम। प्रणाम सर, गुड इवनिंग सर। मुझे अंजना मैम से कुछ पूछना था। अंजना मैम आपसे अंजना पूछना मैम, चाहते हैं? डॉक्टर अंजना मैम, अंजना मैम हैं? मैम कुछ काम कर रही है। अंजना मैम गुड इवनिंग मैम। मैम कुछ काम कर रही है, अंजना मैम कुछ काम कर रही है, ठीक है, आएंगी अभी थोड़ी देर में। अर्चना मैम आप कुछ ओके बोलिए। ठीक है मैम सब। हाँ डॉक्टर अर्चना मैम कुछ बोलिए आप। सर मैंने पूछ लिया अंजना मैम से। अच्छा ठीक है, और कोई कुछ पूछना है? अच्छा डॉक्टर गुरदीश कौर मैम, आपका स्वागत है मैम, बहुत दिन के बाद आप आई। डॉक्टर गुरदीश कौर मैम आप हैं, सुन पा रही हैं? और सरदार जी, डॉक्टर राजिंदर सिंह जी कैसे हैं सर, बहुत दिन के बाद आए सर। थैंक यू सर, सत श्री अकाल। कैसी है मैम, प्रणाम आपको। थैंक यू, बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी। आप बताएं, अच्छा लग रहा है, सुनती रहती हूँ आप लोगों को ऑफलाइन। आप मैम लुधियाना में करती हैं प्रैक्टिस की चंडीगढ़ में? मोहाली में सर। मोहाली में? किसी को मोहाली का कोई पेशेंट रहेगा तो मैम के पास भेजिएगा, मैम का बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, और मैम खुद भी अच्छी हैं बहुत ही। सर आप अच्छे हैं, आपको सब अच्छे लगते हैं, लेकिन आज अच्छा लग रहा है, अंजना मैम की आवाज आपकी इतने दिनों बाद सुनी तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ, और अभी हम सरदार जी से बात करेंगे। डॉक्टर राजिंदर सिंह जी कैसे हैं सर, बहुत दिन के बाद। आपकी माता जी कैसी हैं? डॉक्टर राजिंदर सिंह जी अनम्यूट करिए, हो पा रहे हैं क्या? डॉक्टर राजिंदर सिंह जी सुन पा रहे हैं क्या? हैंड रेज तो किए हैं, शायद उनको अनम्यूट करना नहीं आ रहा है, नहीं हो पा रहे हैं। और डॉक्टर राहुल प्रजापति जी आप अपने बारे में बताइए, सब लोग को बताइए आप कौन है। डॉक्टर राहुल जी, आवाज नहीं जा रही है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? सर प्रणाम सर। प्रणाम मैम, बताइए। सर एक रिक्वेस्ट थी, अगर आपको ठीक लगे, आप सर जो आपकी मेडिसिन जो आप प्रिपेयर करते हो उनकी ग्रुप में एक लिस्ट विद प्राइस कुछ डाल सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है तो जिसको जो अफोर्डेबल हो वो मंगा सके। मैं ऐसे नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि आयुष दर्पण मैनेजमेंट ने मुझे ऐसे स्ट्रिक्टली मना किया है, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होगी यहाँ पर। आप मुझे पर्सनल पूछिए, मैं पर्सनल बता दूंगा। सर या आप पर्सनल अकाउंट में भेज सकते हैं? हाँ मैं जरूर भेज दूंगा, हाँ मैं भेज दूंगा, लेकिन यहाँ आयुष दर्पण के पे नहीं भेज सकता। कोई बात नहीं सर, ठीक है सर। उसमें पर्सनल व्हाट्सएप पे मैं आपको एक बार भेज दूंगी, प्रणाम, तो आप भेज दें। थैंक यू। डॉक्टर राजिंदर सिंह जी वीडियो ऑन करिए सर, बहुत दिन के बाद। सर कर रहा हूँ। हाँ, ये हमारे सरदार जी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हाँ सर, मैं वीडियो ऑन करता हूँ, आवाज आने लगी है मेरी? हाँ आने लगी है सर। वीडियो नहीं स्टार्ट हो रहा, बड़ा चक्करबाजी। मैं भेज रहा हूँ आपको रिक्वेस्ट, आप देखिए आपको आ रहे आज। हाँ चलिए मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। शशि मैम आप जानती हैं हमारे सरदार जी को? मैम हाँ सर बताइए सर, कहाँ थे आप? प्रणाम सभी वैद्यजनों को, बहुत देर के बाद सभी के दर्शन हो रहे हैं। सर आपकी माता जी कैसी हैं? और सुनाइए। आपकी माता जी ठीक है सर, बहुत बढ़िया है। एक बार हमसे मिलवाएंगे, बात हाँ ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, आप एक बार माता जी से बात करवाइए। बात करवाऊं माता से? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब उनकी पेट वाली समस्या तो ठीक है, मगर थोड़ा चलते स्टैंड से है, मैं बात करवाता हूँ सर। और किसी को पंजाबी आता है तो माता जी से पंजाबी में बात करिए, उनको हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होती है। जो भाई नवजोत कौर मैम पंजाबी में बात करिए। आवाज घटाओ, बड़ा बंद कर लो। हाँ जी करती हूँ सर। माता कर दियो तो इसका हालचाल पूछ के बताइए। सत श्री अकाल माता जी। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲਾ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਹੁਣ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੋ? ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੁੱਖ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ? ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਖਾਣੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵਾਲਾ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣੀ ਆ ਦਵਾਈ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਡੇ ਵਾਲੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜ ਘਸ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ? ਮੈਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜੀ, ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ 10-15 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਨਾਰਾਇਣ ਆਇਲ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਹਲਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਹੈ? ਜੀ, ਮਹਾਨਾਰਾਇਣ ਤੇਲ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਨਾਰਾਇਣ ਤੇਲ, ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਘਰ 'ਚ ਜੀ, ਹਾਂ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲਕਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਲਗਾਓਗੇ ਮਹਾਨਾਰਾਇਣ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਮਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁੰਨ ਕੇ ਕਨੌਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਥੇ ਤੇ ਲਸਣ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ, ਕਈ ਤੇਲ ਤਾਂ ਕਈ ਪਏ ਘਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸਿਹਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੂ ਨਾ ਠੀਕ ਮਰਿਆ ਠਾਕ? ਬਾਹਲਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲਿਆ ਬਸ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਨਾਰਾਇਣ ਤੇਲ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਬੰਨਣੀ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਬਸ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। डॉक्टर साहब मैं ले आऊंगा महानारायण तेल ले आऊंगा। हाँ सर, सर बहुत अच्छा लगा हाँ जी, हाँ आपकी जी। माता जी से बात करके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो पीछे ना शादियां थी, मेरी भतीजी की शादी थी, तो ऐसे अभी मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। एक सर मैं, मेरा दोस्त है बिल्कुल घर के सामने, उसको शुगर हो गया था, तो उसने कोई अंग्रेजी दवाई नहीं लिया, चंद्रप्रभा और प्रमेगज केसरी पट्टी लेता रहा, तो ठीक हो गया। वो उसको शुगर नहीं है, क्योंकि वो स्टार्टिंग स्टेज में ही था ना। जब अंग्रेजी देर खा लेता है कोई भी मरीज, तो फिर उसका आदी हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, मेहरबानी, आप जुड़े रहिए शुक्रिया। सर, बहुत अच्छा लगा हाँ सर। जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, मैं जुड़ा ही रहूंगा जी। मैं इससे मिलके पॉलिश हो रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू जी। अभी मनीषा मैम और अंजना मैम का कुछ गृहिणी वाला कुछ डिस्कशन बाकी है ना? मनीषा मैम और अंजना मैम, आप लोग का कुछ डिस्कशन बाकी है क्या? सर अंजना मैम ना वो गृहिणी के बारे में बता रहे थे, उन्होंने कफज गृहिणी के बारे में बताया था, वातज और पित्तज आज बताने वाले थे। हाँ, अंजना मैम आप हैं? अंजना मैम शायद कुछ काम कर रही है। अंजना मैम आ गई, मैम गलती से म्यूट हो गया। अंजना मैम अनम्यूट करिए आप मेरे से। जी हाँ, सर, जी सर, जी सर। और आपसे सर कुछ एक्चुअली प्रश्न हाँ पूछने हैं। कुछ नहीं सर, कल वो थोड़ा सी देर के लिए जब आप गए थे तो थोड़ा बात आई थी, तो गृहिणी पे बात चल रही थी, तो अभी इनको बताया गया था कि कल जो हम लोग कफज गृहिणी के अगर हमें लक्षण मिलते हैं, तब हमने कटु अम्ल लवण रस के साथ क्षार को मिला के हमें चिकित्सा करनी होती है, यही बताया था ना?
तो कटु रस, अम्ल रस और लवण रस को मिला के किस तरह से उसका मतलब उसका एक्शन कैसा रहता है वो मैंने इनको बताया था। थोड़ा सा मैंने देखा था बुक से, तो मैंने डिस्कस किया था। तो इन लोग का मन था कि मैं बात और पित्त के बारे में भी थोड़ा सा इन लोग को बता दूं। तो जनरली जैसे अब गृहिणी तो सर ने बहुत अच्छी पढ़ाई हम लोग को, और गृहिणी चिकित्सा में भी हम लोग यही मानते हैं कि जो अगर हम एक मोटा मोटा देखें तो गृहिणी क्या है, हम कहते हैं ना गृहरात पच्यात विवेचयात मुंचती, जो अन्न का ग्रहण करती है, पाचन करती है। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर हम मोटे मोटे शब्दों में सोचे तो हमारी बॉडी की जो मेन मशीन है या जो अन्नमय स्रोतस है, वो एक तरह से कहा जाए कि वो एक हमारा शरीर का मेन जो है वो एक ढांचा मान लेते हैं, या गृहिणी को हम एक कहते हैं कि वो अन्न को पाचन करने की, ग्रहण करने की, पचाने की और अब्जॉर्ब करने की एक बहुत अच्छे से इंटेस्टाइन को अगर हम हिंदी इंग्लिश या आधुनिक और मॉडर्न में मानते हैं तो अगर इसका मेन का लेकिन तो जो होता है कि पित्त धरा कला, पित्त धरा कला का मतलब ही हुआ कि ये अग्नि ही जो है हमारी गृहिणी को पूरी तरह से कार्य करने के लिए सही रखती है। अगर अग्नि नहीं सही है तो गृहिणी कार्य नहीं कर सकती, अर्थात पित्त धरा कला और अग्नि और पित्त का जो सामंजस्य हम लोग सब अच्छे से जानते हैं। तो ये अक्सर हमने देखा है कि जो हम पढ़ते भी आए, अभी हम पढ़ रहे थे बादम निदान, तो ज्वर के बाद फिर हमने पढ़ा अजीर्ण, अग्निमांद, अर्श, अतिसार, गृहिणी। तो ये जो एक इंडाइजेशन से चल रहा है, या हमने जो खाने के बाद जो हमारा आम बना, आम दूषित हुआ, और आम दूषित होने के बाद जो वो साम में कन्वर्ट हुआ, साम दोष बने, और उसके बाद फिर साम मल बना। तो इस तरह से हमारी बॉडी में जो एक ये दोष आया या रोग आया, इसे गृहिणी रोग कहा। तो जैसे फिर उसका विभाजन होने लगता है कि हम जहाँ वात की अधिकता होगी वहाँ वात जो है गृहिणी होगी, जहाँ पित्त की अधिकता होगी वहाँ पित्त होगी, और जहाँ कफ की होगी वहाँ कफज होगी। तो मोटा मोटा जो हम लोग अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं प्रैक्टिकली जब हम इनकी बात करते हैं, तो हमें कहाँ पे किस तरह की चिकित्सा करनी है ये हमें देखना होगा, शॉर्ट उसको बताते हैं। तो अगर हम वात की बात करते हैं कि ये योनि वायु मतलब वातज गृहिणी है, तो वातज गृहिणी में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें साम और निराम इस पे देखना पड़ता है। ये सर बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं और ये सारे शास्त्रों में वर्णित है। तो हम यहाँ ये पे देखते हैं कि अगर हम साम, हमें लगता है कि यहाँ पे जो लक्षण हमें मिलते हैं वो कफ प्रधान भी मिलेंगे और वायु के लक्षण भी मिलते हैं। तो वहां पे हमें क्या करना है, कैसे हमें चिकित्सा करनी है, तो उस वहां पे सबसे पहले बात यही होगी कि जो हम अक्सर बताते हैं कि हमें पेशेंट को लंघन कराना है। अब लंघन भी हमारे पास ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि एकदम खाना पीना मत खाओ, है ना। कुछ कहते हैं कि नहीं, उसमें जो है हम अन्न या जल के साथ में, जिसे कहते हैं लघु अन्न के साथ में और जल संस्कारित जल के साथ में भी हम लोग लंघन कराते हैं। तो जैसे हमने कुछ, हमारा पेशेंट आया, हम उसको बोलेंगे एकदम कुछ नहीं खाओ, तो वो शायद नहीं मान पाता है क्योंकि वो पहले से प्रॉब्लम लेके हमारे पास आता है। तो यहाँ जैसे हम अक्सर बताते हैं कि पंचकोल चूर्ण हमने लिया या पंचकोल साधित पेय का हमने वहां पे सेवन करा दिया, और उसके साथ कहा कि मूंग की दाल का यूज लो, या मूंग की दाल का जो यूज बनाया उसी में हमने पंचकोल का पाउडर बना डाला और उसको बोला कि आप इसको ले सकते हो, साथ में हम पंचतिक्त घृत भी मिला देते हैं। तो यहाँ पे हमने 2-3 चीजें की कि हमने उसका अन्न का भी जो है वो मेनली हमने कफ का या आम का शमन कराया। तो संहिताओं में तो बहुत अच्छे से वर्णन आया है कि आप यहाँ पर जो है वो शोधन चिकित्सा के लिए भी बोला गया है कि आप जो है वो निरूवस्ती कर सकते हैं, विरेचन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ शमन चिकित्सा पे ज्यादा फोकस हो रहा है क्योंकि जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, पेशेंट को तुरंत हम लोग जो है आता है और जैसे हम ओपीडी में बैठे हैं तुरंत हम उसको बात भी करते हैं तो भी कहते हैं कि आप पहले दीपन पाचन करो और थोड़ा सा जो है पूर्व क्रम की तैयारी करो, स्नेहन अच्छे से हो जाए, तुम्हारा शोधन अच्छे से, तभी हम कुछ उसके बाद आगे काम करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वातनाशक जो हमारी गृहिणी होती है उसमें हम मेनली जो है वो लवण रस और आम्ल रस प्रधान औषधि का उपयोग करते हैं। कफ में जो हमने किया था वो कटु का किया था, अम्ल का किया था, लवण का किया था, लेकिन वातज में हम क्या करते हैं, मेन जो है आम्ल रस के लिए देते हैं और लवण रस के लिए देते हैं। तो अगर हम ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे का कारण हम बताएंगे कि लवण रस का जब हम उपयोग करते हैं तो लवण रस जो होता है वो क्या करता है कि प्रक्लेदी मतलब क्लेदी जो होता है, क्लेद सा होने से वायु का जो होता है वो विबंध को कम करता है। मतलब क्या होगा कि जैसे हमने सेंधा लवण खाया
या हमने जैसे मेडिसिन भी हम बताते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसमें लवण मिला देते हैं, तो वहां पे वो क्या होता है, श्रोतो अनुगामी होता है। श्रोतो अनुगामी होने के कारण वो क्या करता है, श्रोतो का अच्छे से शोधन करता है। और उसके बाद क्या होता है कि लवण रस में एक जो स्पेशल बात होती है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उष्णधर्मी भी होता है। तो वो शीत जो वायु के कारण, जो वायु के गुण है, वायु के गुण क्या है यहाँ पे, शीतलता है। और वायु का जो गुण है वो थोड़ा सा जो है वो उसमें शीतलता को वो क्या करता है, लाघव करता है, मतलब लघुता करता है उसको, शीतलता को वायु खत्म करता है और उसको जो है लघुता वहां पे लाएगा, क्योंकि उसने अवरोध को भी खोल दिया, शोधन भी किया और कहीं ना कहीं थोड़ी उसकी जो शीतलता को हल्का सा उष्ण किया, या वहां पे अग्नि को एक तरह से कहेंगे कि प्रदीप्त किया। तो वहां पे अगर हमने लवण रस के साथ में अम्ल रस का सेवन किया या अम्ल रस पेशेंट को दिया, तो वो क्या, अम्ल रस भी वही करता है कि वो तीक्ष्ण अति तीक्ष्ण जो है वो श्रोत शुद्धि करता है, या सूक्ष्म अति सूक्ष्म श्रोतों में पहुंच जाता है। और वहां पे फिर वो उसमें थोड़ा सा स्निग्ध गुण भी है, वहां पे अम्ल में स्निग्ध गुण है और स्निग्ध के साथ वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उष्ण भी होता है। तो वो जो उसने वहां पे काम किया था, वहां शीतलता को हटाया, शीतलता को हटाया, रूक्ष लघु शीत जो वायु का गुण था उसको भी हटाया, वहां पे हल्की सी उष्णता लाए दोनों, और थोड़ा सा वायु को, उसको अग्नि को प्रदीप्त किया, और वहां पे लवण रस के साथ मिलके अम्ल रस ने काम किया। तो यहाँ पे अगर जैसे हम कहते हैं कि पित्तज ग्रहणी की बात होती, वातज ग्रहणी की बात होती है, तो जैसे हम लोग जो जनरली औषधि देते हैं, हिंगोष्टक चूर्ण, हिंगोष्टक चूर्ण में सिंपल यही हमारे पास सिंपल है कि अगर हिंगोष्टक चूर्ण को हम घृत के साथ दे दें, या फिर हम सिंपल हिंगोष्टक चूर्ण को भोजन के ग्रास के साथ दे दें, कि जैसे एक रोटी खाई या दाल खाई, दाल के प्रथम ग्रास में हमने उसको पेशेंट को दिया और पेशेंट को बहुत आराम मिल गया। कभी कभी हम हिंगोष्टक चूर्ण को जैसे यहाँ पे शुंठी को भी मिला सकते हैं साथ में थोड़ा सा, क्योंकि दीपन पाचन हमको और अच्छे से कराना होता है, और शुंठी का भी अपना एक बहुत अच्छा रोल होता है। यहाँ एक बहुत अच्छी वर्ड आया है जो मैंने अपना पढ़ाई किया था, देखा था, वहां पे एक कनक सुंदर रस की बात हुई है। मुझे लग रहा है सर ने इसके बारे में कभी हम लोग को थोड़ा बताया है, डिस्कस किया है। तो कनक सुंदर रस जो है वो स्पेशली जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक ड्रग है, और उसमें भी यही जैसे कल हम बात कर रहे थे कि बथस्नाब और धतूर बीज दो मेन औषधियां है, साथ में हिंगुल, मरीच, गंधक, टंकर और पिपली है। तो ये सारी औषधियां जब मिल जाती हैं तो ये इन्होंने यहाँ पे जो इसका बताया है कि इंडिकेशन क्या क्या है, तो अग्निमांद, ज्वर, तीव्र अतिसार, इतना इन्होंने बताया कि तीव्र अतिसार को, अग्निमांद को, ज्वर के साथ साथ भक्षणात् गृहिणी हंति रसा कनक सुंदरा, मतलब गृहिणी के साथ साथ ये अग्निमांद, ज्वर, अतिसार इत्यादि का भी नाश करता है। कनक इसका नाम ही है क्योंकि धतूर पड़ा है तो, और बथस्नाप साथ में पड़ा है। बाकी जैसे मेडिसिन हम देते हैं, हिंगुल मतलब हम समझ ही रहे हैं, और मरीच, गंधक, टंकड़ और पिपली मिला दिया है। लसुनादी बट्टी का प्रयोग हम लोग सभी करते हैं, और सिंपल ड्रग है, सस्ती ड्रग है, उसमें भी यही होता है कि रसोन मेन होता है, दोनों तरह के जीरक होते हैं। जीरा हम दो इसमें जो है स्याह जीरा, और जो है उसके अलावा हमारे पास जो होता है जनरल जीरा जो हम लोग यूज करते हैं, और फिर सैंथव और त्रिकटु, इसको नींबू रस से हम लोग भावना दे देते हैं। तो इसमें भी ये जो है ये बट्टी भी जो है स्पेशली जो है लसुनादी बट्टी क्या करती है, हमारा जो उदर में जो भी आधमान जिसे कहते हैं, या उस उद्गार की, जैसे पेशेंट को बहुत ज्यादा डकारे लेता है पेशेंट, ऊपर की तरह अनुवायु जो होती है वो जब है वो उसको कहना चाहिए अधोगामी होना चाहिए, जब वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है तो यहाँ पे वो वायु को अनुलोमित करता है। उसके साथ उदर में जो कभी कभी भारीपन होता है उसको कम करता है, और जो जितना भी दुर्गंधित जो वो है मल है उसका वो निस्सारण करता है। यहाँ पे एक और अच्छा वर्ड आया है वातज के लिए, एक हमने जैसे बताया कनक सुंदर रस हो गया, लसुनादी बत्ती हो गई, एक अग्नि कुमार रस का भी वर्णन बहुत अच्छे से आया है। और अग्नि कुमार रस में भी मेन जो है वो यही है कि जैसे अभी हमने वहां हिंगुल ऐड किया था, यहाँ पे कज्जली ऐड हुई है, और यहाँ पे टंकर का छार का हुआ है, साथ में वत्सनाभ भी यहाँ मिलाया गया है। और कपर्ध भस्म की बात तो मैंने कल बताई थी कि वो गज सिंघनी का है, जैसे कि वो गृहिणी के लिए बहुत अच्छी औषधि मानी गई है, और उसके साथ शंख भस्म है। तो अभी मैंने आज एक बात की थी एनआईए में, अभी एक रसशास्त्र में बहुत अच्छी सी एक सेमिनार हुई थी, तो मेरी एक स्टूडेंट गई थी, तो वहां उसने बताया कि एक बच्चे ने एक जो है वो पेपर प्रेजेंट किया था कि एक कपर्दिका, श्वेत कपर्दिका और पीत कपर्दिका, इन दोनों में उसने अपना कपर्दिका भस्म बनाई थी, और दोनों कपर्दिका पे इफेक्ट देखा था कि किसका एब्जॉर्प्शन अच्छा है और किसमें जो है वो पेशेंट में लाभ अच्छा मिलता है। तो उसने अपनी स्टडी में यही बताया था कि श्वेत कपर्दिका जो है वो पीत कपर्दिका से ज्यादा बेस्ट है।
इसलिए हम कपर्दिका के बारे में हम लोग कल से डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यह भी बात बताना बहुत जरूरी है। तो जैसे अग्नि कुमार रस का भी जो उपयोग बताया गया है, वो जैसे उसके साथ उन्होंने पाठा चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण इस तरह से मिला के इसका जो है एक कॉम्बिनेशन बना के दिया गया है। तो ये सब जो हम क्या चाहते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पेशेंट हैं जो वो कंप्लेन लेके आ रहे हैं, उसमें हमें किस रस प्रधान औषधि का कॉम्बिनेशन लेना है और किस तरह से हमें उसको ठीक करना है। क्योंकि हमें इसमें क्या काम करना होगा, हमें सबसे पहले मल का पाचन करना है, आम पाचन करना है। आम जो है एक तरह से हम उसको मल ही मानते हैं, क्योंकि वो कफ का मल आम बनता है, और आम जब ज्यादा बनता है तो वो शोथावरोध करता है। तो सबसे पहले दीपन पाचन, और उसके बाद हमें जो भी हमारे साम दोष है, साम दोष का हम आम का पाचन करते हैं। और आम के पाचन करने के बाद ही हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट की मेन कंप्लेन होती है कि वहां उसको पेन होता है, उसको स्ट्रेंथ देना है, गृहिणी को हमें स्ट्रेंथ देना है। तो ये जो एक पूरी विधि है, इसमें के बारे में बहुत डिटेल की स्टडी की गई है। तो सबसे पहले हमने अग्नि को वर्धन किया, हमने दोषों का जो है आम दोष का पाचन किया, फिर हमने गृहिणी को दुरुस्त किया, मतलब गृहिणी को हमने स्ट्रेंथ दी। तब हमारा जो वो पेशेंट होता है वो कम से कम, जो हम कहते हैं कि अकॉर्डिंगली जितनी उसकी क्रॉनिसिटी होती है उस हिसाब से वो ठीक हो पाता है। तो स्पेशली कल कफज जो है गृहिणी की बात हुई थी, इसी तरह से आज हमने वातज गृहिणी की बात की, पित्तज गृहिणी की बात फिर हम लोग कल कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम लोग क्लियर कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है या और भी कोई पढ़ के आया होगा तो अच्छा लगेगा, थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। मैम इसका डायग्नोसिस कैसे करना मैम वातज गृहिणी का? अब यही तो खासियत है कि अब वातज गृहिणी में जो लक्षण हमको मिलेंगे, गृहिणी के मेन लक्षण क्या होते हैं? गृहिणी का मेन लक्षण ही होता है कि पेशेंट को अग्निमान हुआ, और अग्निमान होने के बाद उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, मतलब मुहुर्वद्दम मुहुर्द्रवम। अब वहां पे वायु ज्यादा कुपित होगी तो वायु के लक्षण ज्यादा मिलने लगेंगे, उसको आधमान लगेगा, उसको उद्गार लगेगा, उसको अधेशन लगेगा, उसको इंडाइजेशन होगा, पेट फूलेगा, है ना, समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन रहेगा, समटाइम्स उसको पानी की तरह आएगा, और उसका जो प्रकृति है वो उसको जैसे कि क्रश होगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, रुक्षता ज्यादा लगेगी, है ना, उसको लगेगा हल्कापन भी है। तो वो सारे लक्षण हमें मिलेंगे। तो सारे पेशेंट में सब नहीं मिलते, लेकिन सर ने पढ़ाया है, माधव निदान में हम लोगों ने ये सब पढ़ा है, उसके हिसाब से चिकित्सा को हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इसका इसी पे हम आधारित चिकित्सा बताए। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत ब्रीफली आपने जानकारी दी मैम, आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा 10-5 मिनट का थोड़ा थोड़ा रोज चलता रहेगा तो अच्छा रहेगा। नहीं, इसमें हमारे बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जा रहे हैं ना वातज पित्तज कफज गृहिणी को, क्योंकि हम लोग सेम एनालाइज करके देंगे तो बहुत अच्छे सर बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। हाँ, लेकिन ये कि रिवीजन हो जा रहा है सुबह का जो हमारा लवण आम्ल, और इस पे बहुत अच्छे से डिटेल मिला मैम। जी, सुबह का हमारा जो सेशन होता था संहिता पाठ का, वो इतना बढ़िया होता था। अंजना मैम आती थी इतने सारे ग्रंथ लेके, उस सबको हम मिस कर रहे हैं। जी सर, फिर से आएंगे वो दिन, जल्दी आएंगे। जी सर। आज मैंने पूछा तो सर को अभी भी पेन है, सर उठ नहीं पा रहे, तो अभी जब तक सर नहीं आएंगे वो कैसे शुरू करें? जी जी, रुकना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, कुसुम मलिक मैम आप पूछना चाहती हैं अंजना मैम से कुछ? किसी को पूछना है तो पूछिए। कुसुम मैम। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए मैम, सभी को नमस्कार। सर मुझे एक थोड़ा केस शॉर्ट करना है सर। सर एक 63 ईयर ओल्ड पेशेंट है मेरे पास में सर, मेल पेशेंट है सर। उनको ना सर क्लस्टर माइग्रेन करके डायग्नोज किया है मॉडर्न वालों ने। सर उन पेशेंट का ना पहले मैंने संधिवात का ट्रीटमेंट किया था, तो उनको सर थोड़ी मलबद्धता रहती थी, मतलब रुक्ष कोष्ठ के जैसा था। तो सर मैंने नस्य और अनिद्रा की भी थोड़ी शिकायत थी, तो मैंने नस्य और जो अपना ये रहता है पाद अभ्यंग और ये सर वातनाशक कुछ चीजें गूगल ऐड किए थे, और सर इसके लिए क्या नाम है एरेंडाहारित की दी थी, मलबद्धता रहती थी सर। उन्हीं पेशेंट को ना अभी हेडेक मतलब शुरू हुआ था। वो बता रहे हैं कि फ्लिकिंग टाइप का पेन होता है, दिन में किसी भी टाइम होता है। और सर उन्होंने फिर एलोपैथ में एमआरआई वगैरह सब कराया है, तो उन्होंने उसको क्लस्टर माइग्रेन करके डायग्नोज किया है। तो सर उन लोगों ने ना उनको स्टीरॉयड ओमनाकॉर्टिल प्लस में सब जो एपिलेप्सी और माइग्रेन की कुछ टैबलेट्स होती है ना,
वो सर शुरू कर रखी है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सर अपने में अपन मतलब जैसे वो कह रहे हैं कि अनटॉलरेबल पेन होता है, मतलब सीवियर पेन है उनको, तो ये मेडिसिन लेने के बाद में उनको पेन तो सबसाइड हो गया है। तो सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सर अपने में अगर शुरू करेंगे तो ऐसे इंस्टेंट रिलीफ के लिए, मतलब हेडेक रिलीव हो जाए, उसके लिए अपन क्या दे सकते हैं? और सर दूसरा ये कि जो सर इनकी स्टीरॉइड और ये चालू है, तो सर मैं इनको कैसे मतलब स्टॉप करूं? मैं पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, फिर बाकी लोग भी बताएंगे। क्या है कि स्टेरॉइड एकदम बंद नहीं करना होता है। अगर स्टेरॉइड को डिपेंडेंट पेशेंट को आपने तुरंत बंद कर दिया तो विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं, तो टेपरिंग डोज में धीरे धीरे बंद करना है। दूसरा बात है कि आपने जो भी लक्षण बताए वो सब वातज शिराशूल का लक्षण है, और शिराशूल खुद ही वातज टाइप का ही रहता है। और आपने भी नहीं बताया कि मलबद्धता थी, ये था वो था, आपने पेट साफ किया, लेकिन आपने जो भी किया उसमें स्नेहन कहाँ किया? आपने कुछ किया स्नेहन? नहीं किया। तो आपको शीरबला तेल का 101 आवर्ती वाला शीरबला तेल का नस्य करना होगा। मैंने क्या जी सर, स्नेहन करना जरूरी है, घृतपान कराना जरूरी है, और सॉरी सर स्नेहन क्या बोल होना रहे हैं आप? जरूरी नशे करवाने? है। नस्य और घृतपान कराना, और तेल का बस्ती, अनुवासन बस्ती। जी जी सर। तो नशे तो उनको शीरबला का ही दिया था मैंने पहले, अनिद्रा के लिए दिया था सर, तब इनको हेडेक नहीं था। तो सर कितना शीरबला का दिया था मैंने 101 का। कितना दिया था? मात्रा कितना था? सर वो एक्चुअली वो मतलब मेरे, हाँ सर वो मेरे क्लिनिक पे नहीं आ सकते, तो इसलिए सर उनको घर पे ही दिया था मैंने। तो सर वही 5, 7, 10 ड्रॉप्स तक ही गया था। नहीं, इससे नहीं ठीक होगा। परमानेंटली करने के लिए ज्यादा डालना पड़ेगा आपको। हेलो, हाँ, बाकी अंजना मैम आप बताइए। हेलो सर। हाँ, कोई और बताइए इनके केस में क्लस्टर माइग्रेन का पेन हो रहा है। अंजना मैम आप बताइए। सर एक्चुअली वही है ना, पहले तो पेशेंट ये लोग इतना ज्यादा मेडिसिन वगैरह खा के सारी धातुएं इनकी एकदम छीड़ हो जाती हैं, और फिर उसके बाद मेडिसिन खा के ये फूल जाते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह लेके पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी कम हो जाती है। जैसे आपने बताया कि डोज तो एकदम धीरे धीरे कम कर सकते हैं, यहाँ पे हम मेन काम वही कर सकते हैं कि पहले इसको, जैसे अभी बात चल रही है, तो हम कुछ नहीं तो नस्य कर सकते हैं, यहाँ पर पंचतिक घृत का भी नस्य कर सकते हैं, और अगर पॉसिबल हो सकता है तो फिर या क्षीरबला तेल का 101 आवृत्ति वाला सरवाला नस्य भी बहुत काम कर जाएगा मैडम यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि पेशेंट को आप पहले जैसे कहते हैं ना कि अग्नि पे कार्य करना पड़ेगा, तो अग्नि को संदूषण करना है या अग्नि दीप्त करना है। तो अग्नि दीप्त करने के लिए जैसे हम जंगली बता ही रहे थे, अभी भी बता रहे थे, उसके हिसाब से जो भी आपको लग रहा है कि इसकी प्रकृति क्या है, डारिमाष्टक है, हिंगोष्टक है, इस तरह पंचकोल है, जैसा आपको लगे उसको आप स्नेहन के साथ, मतलब जैसे घृत के साथ मिला के उसको दीजिए। फलत्रिकादि क्वाथ थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन कर दीजिए। अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा चित्रकादि या आरोग्य वर्धिनी इस टाइप का कुछ थोड़ा थोड़ा चाहे वो मतलब टेबलेट ले पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर उसका लेहन बना के उसको चटाना शुरू कीजिए। और फिर धीरे धीरे लगेगा, तुरंत आप उसमें कुछ कर नहीं पाएंगी, लेकिन पहले स्नेहन उसको बहुत अच्छे से चाहिए। तो स्नेहन के लिए ही जैसे हम कम डोज में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक साथ पेशेंट नहीं ले पाता है, तो उसको आप नस्से के रूप में और थोड़ा सा पान के रूप में दीजिए, साथ में उसे कषाय वगैरह दीजिए। और फिर धीरे 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 लीवर पे, गृहिणी पे हम कार्य करना शुरू करते हैं। तो पहले आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं, हमें तो आ रही है आवाज। हाँ नहीं, पीछे आगे क्या बताया? तो आप अभी ही तो का थोड़ी थोड़ा आपकी ब्रेक हो गई, क्या बताया कुसुम मैम, आपका ही नेटवर्क का तो प्रॉब्लम। एक्चुअली आप ही की अच्छा, आवाज थोड़ी सी कट रही है, नेटवर्क प्रॉपर नहीं है आपके पास। चलिए ठीक है, डिस्कस हो जाएगा, अभी ग्रुप में डिस्कस हो जाएगा। हाँ, टाइम और हो रहा इसमें है। हम व्याधि प्रतिनिक कर सकते हैं, तो शिराशूलादि वज्र रस है, सुच्छेकर रस है, फिर पथ्यादि क्वाथ है, गोदंती भस्म है, कितना बढ़िया बढ़िया है इसमें दवाइयाँ। ठीक है जी जी सर। और सर ये ओमना कोटिन उनका 40 ml कितना टाइप वो ऑफ धीरे करूँ मैं? धीरे कम करना है। 40 mg को बाद में 7 दिन बाद धीरे धीरे कम करके 30 mg, फिर उसके बाद में 25 mg, फिर ऐसे धीरे धीरे कम करना है। 20 mg, 10 mg, 5 mg, 1 mg, ऐसे धीरे धीरे बंद करना है। मैडम लिख रही हैं, आशा मैम। ओके। और सर आशा मैम आप बोल दीजिए ना, आशा मैम। आशा मैम आप बोल दीजिए, फेसबुक पे बहुत सारे लोग देखते हैं ना। आशा मैम। नहीं सर, जो आपने बताया ना वही मैं बोल रही थी। क्षीरशुलारी व्रज रस जो है उसका काफी बढ़िया रिजल्ट है हेडेक में, जैसे मैडम बता रही थी ना। मैडम पूछ रही थी कि इंस्टेंट रिलीफ के लिए हमारे आयुर्वेद में क्या है।
तो ये इसका काफी बढ़िया रिजल्ट है। जैसे आपने बताया दोनों ने दीपन पाचन स्नेहन ग्रहण करने के बाद आप ये दीजिए, है ना। और इंस्टेंट रिजल्ट के लिए भी आप मैम 2-2 टैबलेट अभी तो दे सकते हैं। जैसे ये स्टेरॉइड वाला पेशेंट है वज्र रस। जी मैम, स्टेरॉइड वाला पेशेंट है ना मैम, तो इसमें ये काफी बढ़िया रिजल्ट देगा, लेकिन साथ में थोड़ा स्नेहन जरूर कराएगा। जैसे सर ने बताया, तो उनका तो अग्नि संदुक्षण हो जाएगा। अगर कॉन्स्टिपेटेड बाउल नहीं है अभी के दिन में, तो आप दे सकते हैं डायरेक्टली इसको। कॉन्स्टिपेशन है क्या अभी भी? हेलो ऑन एंड ऑफ रहता ही है। हाँ, तो अभी भी उनको तो मैम रेगुलर आप नित्य विरेचन और स्नेहन के साथ इसको चलाइए, काफी बढ़िया रिजल्ट देता है ना। सर हाँ जी बोलिए मैम। सर, इसमें शिरोवस्ती का भी मुझे लगता है अच्छा रोल आ सकता है। शिरोवस्ती का भी सही बताया मैम आपने। शिरोपिचू, शिरोअभ्यंग, कैसे भी स्नेहन होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू।